क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर हो गया। इसके अलावा पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इनके पास फ्री एल्डिहाइड या तो फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये भी इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, शुगर एसिड को फॉर्म करेंगे। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो सपोज दैट एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है आपका एक टाइप, और कौन सा अल्कोहल मिलेगा भाई, मोनोसैकेराइड है, एक टाइप का शुगर है, तो आप इसको बोलोगे शुगर अल्कोहल। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपने ग्लूकोज, ये होता है एक टाइप का स्वीटनर और ये होता है एक टाइप का शुगर अल्कोहल। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई कि आप ऑक्सीडाइज कराते हो या रिड्यूस कराते हो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोस, क्या डिफरेंस है। ये जल्दी किसी को क्लियर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा अपने पास डाउट्स आते हैं कि सर सुक्रोज और इनवर्ट शुगर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, आप इसको क्लियर करो। दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, ग्लूकोज अलग है, फ्रक्टोज अलग है, और दोनों यहां पर एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पर किसी भी टाइप का कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा। जहां जहां पर लीनियरिटी दिख रही है आपको, ये देखो लीनियरिटी दिख रही है ना, यहां पर आपको एक लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोया एजुकेशन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि झारखंड पीएससी एफएसओ का एग्जाम जो है वो 27 तारीख को होने वाला है। तो जो एग्जाम है अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है उसके लिए आपके पास। इस एग्जाम के लिए अगर हम बात करें, अगर आपके पास एक क्विक रिवीजन के लिए कोई क्लास मिल जाती है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी वजह से आज की ये जो क्लास होने वाली है हमारी, इसमें हम लोग फूड केमिस्ट्री एज वेल एज फूड न्यूट्रिशन का यहाँ पर एक क्विक रिवीजन काइंड ऑफ करने का कोशिश करेंगे। देखो इसमें वेरियस काइंड ऑफ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ही ब्रॉड इसका सिलेबस होता है। तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को तो खैर नहीं डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो उन पोर्शंस पर अगर हम फोकस कर लेते हैं, उन पोर्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमारे एग्जाम में काफी उससे बेनिफिट मिलेगा और हम उससे रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आगे जाने से पहले एक बार आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि एफएसएसएआई जूनियर एनालिस्ट 2024 के लिए जो अपकमिंग आपकी वैकेंसी है उसका कोर्स ऑलरेडी सो एजुकेशन पर रन हो रहा है। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो यहां दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको बता दें कि यहां पर जो कोर्स का प्राइस है इस समय वो 2499 चल रहा है, तो 2499 में ये कोर्स आप यहां पर इजीली परचेस कर सकते हो। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार एक छोटा सा एनालिसिस दिखा देते हैं यहाँ पर जो आपका पेपर 2 होना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है फूड केमिस्ट्री एज वेल एज फूड न्यूट्रिशन, ये एक मेजर पोर्शन हो जाता है आपके जेपीएससी पेपर 2 का। पेपर 2 के जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, दैट इज 2016 का जो आपका क्वेश्चन हुआ था, जो आपका एग्जाम हुआ था, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनकी अगर एक कंप्लीट एनालिसिस की जाए यहाँ पर, और एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पर सब्जेक्ट एज वेल एज उनमें पूछे हुए सब टॉपिक्स अगर आपके सामने बताएं, तो इससे आपको ये एनालिसिस हो जाएगा, ये अंदाजा लग जाता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपका पहला कॉलम है उसमें आपको बताने वाले हैं कि कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, जैसे कि फूड केमिस्ट्री है या फूड न्यूट्रिशन है या फूड टेस्टिंग एनालिसिस है। सेकेंड कॉलम यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन से सब टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे गए थे। थर्ड कॉलम में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं वो आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट एनालिसिस है, टोटल जो 100 क्वेश्चंस आए थे पूरे के पूरे आपके पेपर की पूरी एनालिसिस की गई है यहां पर। तो देखो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है वो है फूड केमिस्ट्री एंड फूड न्यूट्रिशन का कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में फूड केमिस्ट्री और फूड न्यूट्रिशन से लास्ट टाइम में कितने क्वेश्चंस आए थे, तो यहां पर 8 क्वेश्चंस इस टॉपिक अकेले से आए थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन में ही प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन से टोटल 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। आगे बात करते हैं फैट्स एंड लिपिड्स की, तो यहां पर 7 क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक से पर्टिकुलरली पूछे गए थे। विटामिन की अगर हम बात करें तो देखो इस पर आपको ज्यादा फोकस करके देखना है, क्योंकि यहां पर 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसे कंप्लीटली पढ़ लेते हो अच्छे से तो हो सकता है इससे अपकमिंग जो आपका एग्जाम होना है उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएं। आगे देखो हम बात करेंगे यहां पर मिनरल्स की, तो मिनरल से टोटल 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। आगे देखिए यहां पर एंजाइम के पोर्शन की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर वेरियस काइंड ऑफ आपको यहां पर सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिससे कि छोटे छोटे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि फ्लेवर से अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन, और फ्लेवर जो होता है जैसे कि आपको पता है कि फूड एडिटिव का एक पोर्शन हो जाता है। आगे देखो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेशन का जो टॉपिक है आप 2 जगह पर पढ़ते हो। पहली चीज आप फूड एडिटिव के पोर्शन में पढ़ते हो और दूसरी जगह आप पढ़ते हो उसको फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इससे टोटली अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे।
अगर देखो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके थे 4। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की, तो यहां पर आपसे 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। क्लियर। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें एडल्ट्रेंट्स की, तो एडल्ट्रेंट से आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया, एंटीऑक्सीडेंट से सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे देखो यहां पर न्यूट्रिशन का एक मेजर पोर्शन होता है बीएमआर का, बीएमआर से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डेयरी साइंस की अगर हम बात करें तो यहां पर डेयरी साइंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक दैट इज पोल्ट्री से अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह अगर फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस के पोर्शन में जनरल टेस्टिंग ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो टोटल आपसे 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। क्लियर। इसके अलावा देखो यहां पर फूड न्यूट्रिशन के पोर्शन में फूड पिरामिड प्लस फूड ग्रुप्स एज वेल एज जो आरडीए होता है उसको अगर हम तीनों को इंक्लूड कर देते हैं तो इन तीनों टॉपिक से कंबाइनली यहां पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम जनरल प्रोसेसिंग ऑफ फूड की अगर बात करें तो यहां पर 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फूड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर जनरल न्यूट्रिशन से टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि पैकेजिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो उन सब से अगर हम यहां पर कंबाइनली बात करें तो 11 क्वेश्चन पूछे गए। अब अगर आप इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड करते हो तो ये बनता है आपके सामने 100 क्वेश्चंस। क्लियर। तो ये है आपकी एक कंप्लीट एनालिसिस पेपर 2 की, जो कि 2016 में जेपीएससी में आपसे पूछा गया था। अब देखो यहां पर आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना बड़ा पोर्शन तो कंप्लीट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्स को चलाया और कोर्स में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट भी किया। बट अभी अब क्या कर सकते हैं, अभी जब आपके सामने एग्जाम आ गया है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर शुरुआत के जो कुछ पोर्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो देखो ये तीनों हो जाते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्लियर। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स को भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगर इन टोटल टॉपिक्स की बात करें यहां पर मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो इससे अगर कंबाइन करके देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 36। तो अबाउट 36% कह सकते हो आप। या अगर हम यहां पर रिलेट करके देखें अलग अलग टाइप से, देखो जैसे कभी कभी क्या होता है कि डेयरी में अगर लैक्टोज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लैक्टोज को हम लोग डाइसैकेराइड में भी पढ़े हुए रहते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो नियर अबाउट 40% क्वेश्चंस तो आपके यहां से आने ही आने होते हैं। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो यहां पर सेशन होने वाला है, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, वो हमारा बेस्ड है इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर, इन टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स पर। इन्हीं को हम आज के इस डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम लोगों को नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। हमको यहां पर क्विकली रिवाइज करना है तो बहुत ही सॉलिड स्टडी मटेरियल को लेकर के आना होगा। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा वो बहुत ही प्रिसाइज है, कोई हमने यहां पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी हुई है। जो भी चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादा पूछी जाती हैं उसी को यहां पर इंक्लूड किया गया है और उसी को डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है। अब आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को और 1 बाय 1 सारी चीजों को कवर करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर हम जिस चीज की बात करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो आपने हर एक बुक में एक डेफिनेशन उसकी जरूर पढ़ी होगी, दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड जहां पर आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पर आपके सामने 2 फिगर्स दिख रहे होंगे। ये 2 स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं ओपन स्ट्रक्चर्स, ये हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। इन दोनों में ही हम इस पूरे डेफिनेशन को समझते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि मल्टीपल OH ग्रुप्स। अब देखो यहां पर मल्टीपल OH ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मल्टीपल नंबर ऑफ OH ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है दोनों स्ट्रक्चर में। ठीक है। आगे बात कर रहा है कि या तो ये एल्डिहाइड होते हैं या तो ये कीटोन होते हैं। अब देखो ग्लूकोज के केस में यहां पर आप जो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो ये है CHO, दैट इज एल्डिहाइड। जबकि फ्रक्टोज के केस में जो आपका यहां पर फंक्शनल ग्रुप है ये है आपका C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। या फिर उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स में कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं उनको भी अभी हम आगे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहां पर पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आई। मल्टीपल नंबर ऑफ OH ग्रुप होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ यहां पर कंबाइन होकर के रहता है। पहला है आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और दूसरा है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, या फिर उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। आगे देखो इनके हम जनरल फार्मूला की बात कर लेते हैं कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला क्या होता है। तो इनका जनरल फार्मूला होता है CxH2OY। ठीक है। तो यहां पर इस जनरल फार्मूला पर अगर आप x और y की अलग अलग वैल्यूज को रखते हो तो अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे देखो यहां पर हम एक रिएक्शन लिखे हुए हैं। देखो जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है
सबसे पहला उसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिमल्स तो कंज्यूमर्स हैं, ह्यूमंस भी एक टाइप के कंज्यूमर होते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। अब देखो यहां पर आपको सामने जो रिएक्शन दिखी हुई है वो है CO2 प्लस H2O। अब देखो CO2 कहां से आ रहा है? CO2 आ रहा है आपका इन्वायरमेंट से, ठीक है, ये है आपका इन्वायरमेंट से। आप कह सकते हो कि एयर से CO2 आई और जो H2O है वो रूट के थ्रू प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो एयर से स्टोमेटा के थ्रू एयर से CO2 ले लिया प्लांट ने, और प्लांट का जो रूट का पोर्शन है वहां से H2O लिया। इन दोनों की मदद से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। इसी ऑक्सीजन को जो हम कंज्यूमर्स होते हैं या जो अदर काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और जो हम लोग CO2 को एक्सेल करते हैं उसको ये यूटिलाइज कर लेता है प्लांट, और उसकी मदद से अपना फूड सिंथेसाइज कर लेता है। ये चीजें क्लियर हुई। यहां पर इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्लांट्स जो होते हैं वही एकमात्र प्रोड्यूसर्स होते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने का काम प्लांट्स करते हैं। आगे देखो यहां पर बात हो रही है रिड्यूसिंग शुगर्स की। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखो फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप क्या हो सकता है? यहां पर आप देखो ऊपर ग्लूकोज के केस में आप देख रहे हो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक टाइप का रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ऐसी फ्रक्टोज के केस में देखो यहां पर एक कीटोनिक ग्रुप फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर हो गया। इसके अलावा पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इनके पास फ्री एल्डिहाइड या तो फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये फिलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, उनके साथ ये कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्लियर? तो ये दो यहां पर इनके पास दो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इनको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। अगर इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपको वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल मिल जाएगा। दो तो अभी हमने ही डिस्कस कर लिया, दैट इज ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। इसके अलावा लैक्टोज और माल्टोज जो होता है ये दोनों डाइसैकेराइड भी एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? आगे देखो यहां पर बात हो रही है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, टोटली अगर हम बात करें आपके बॉडी में जितनी भी एनर्जी की नीड होती है, जितनी भी डिमांड होती है, उसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? तो देखो हम लोग यहां पर मेनली 3 टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट को कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन। उनमें से भी जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। कितना? 60 to 70% ऑफ टोटल कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की होती है उसको यहां पर फुलफिल करने का काम अकेले कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। अगर देखो हम यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म से हम शुरुआत करने वाले हैं, उसके बाद इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता जाएगा उसको हम आगे डिस्कस करते हुए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि डी ग्लूकोज जिसको हम डेक्सट्रोज बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है स्टार्च जैसे पॉलीसैकेराइड का या सेलुलोज जैसे पॉलीसैकेराइड का। अब देखो यहां से आपको एक नई चीज मिली कि जो स्टार्च या सेलुलोज का पॉलीसैकेराइड का पोर्शन है वो छोटे छोटे मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनेगा, और वो जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनमें से भी जो पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड की यूनिट है वो कौन सी होती है स्टार्च और सेलुलोज के केस में? तो ये होता है आपका डी ग्लूकोज जिसे आप कहते हो डेक्सट्रोज। आगे देखो यहां पर बात हो रही है फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज कहां पर पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं एज वेल एज जो हनी होता है वहां पर पाया जाता है। और देखो जब आप शुगर को कंज्यूम करते हो, शुगर आपके बॉडी में जाने के बाद जब हाइड्रोलाइज होती है तो वो भी अलग अलग फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड में ब्रेक करती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो सुक्रेज की प्रेजेंस में सुक्रोज जो होता है दैट इज स्टेबल शुगर, जब वो हाइड्रोलाइज होती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वहां से निकलता है, क्योंकि उन्हीं दोनों कंपोनेंट से वो बना हुआ है। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारी चीनी होती है दैट इज सुक्रोज जो होता है उसमें भी 50% ऑफ फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट। क्लियर? आगे देखो यहां पर बात हो रही है अब गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज भी एक टाइप का क्या है? गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। गैलेक्टोज जो होता है वो एकमात्र ऐसा मोनोसैकेराइड है जो कि नेचुरली कहीं पर पाया ही नहीं जाता इंडिपेंडेंट फॉर्म में। अगर ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में या फ्री स्टेट में कहीं भी नहीं पाया जाता है तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है? तो देखो जो आपका मिल्क शुगर होता है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इससे आपको यह पता चला कि गैलेक्टोज हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो लैक्टोज के साथ में रहे चाहे वो किसी और फॉर्म में रहे। क्लियर है? आगे चलते हैं।
अब देखो अभी हमने जो देखा कि वो एग्जांपल्स थे मोनोसैकेराइड के। अब हम यहां पर देखने वाले हैं क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं मोनोसैकेराइड। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर ये बताई जा रही है कि ये क्या कराते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो शुगर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, शुगर एसिड को फॉर्म करेंगे। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो सपोज दैट एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है आपका, एक टाइप का मोनोसैकेराइड है। इसका हमने करा दिया ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडाइज, तो ये क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो आपने पहला कंपाउंड देखा जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होता है। या फिर ये ग्लूकारिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो टाइप के कंपाउंड्स आपने देखे जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर। आगे देखो, अगर आप इसी का रिडक्शन करा देते हो, ऑक्सीडेशन कराया आपने तो आपको मिला है एसिड। ठीक है, अब आपने अगर इसको रिडक्शन करा दिया तो आपको मिलेगा अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल मिलेगा भाई, मोनोसैकेराइड है, एक टाइप का शुगर है, तो आप इसको बोलोगे शुगर अल्कोहल। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपने ग्लूकोज को क्या कराया, रिड्यूस करा दिया। ठीक है, इसका रिडक्शन आपने कराया तो आपको यहां पर मिलता है सॉर्बिटॉल। और सॉर्बिटॉल ऐसा आपको पता ही होगा कि ये होता है एक टाइप का स्वीटनर और ये होता है एक टाइप का शुगर अल्कोहल। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई कि आप ऑक्सीडाइज कराते हो या रिड्यूस कराते हो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड को तो आपको क्या क्या मिलता है। आगे देखो हम बात कर लेते हैं इसके डेरिवेटिव्स की, जैसा कि हमने अभी पीछे बोला था कि हम डेरिवेटिव्स को आगे बढ़ने वाले हैं। देखो डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप, अब ध्यान से आप इसको सुनना, OH ग्रुप मल्टीपल होते हैं तो वहां पर एक OH ग्रुप या एक से ज्यादा OH ग्रुप यहां पर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये किसके थ्रू रिप्लेस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड के थ्रू होता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट यहां पर अमीन ग्रुप से आकर के रिप्लेसिंग आपको देखने को मिली, एक OH ग्रुप जो था वो रिप्लेस हो गया, एक अमीन ग्रुप आकर के उसकी जगह लग गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलते हो अमीनो शुगर्स। ठीक है, इसी फॉर्म में जैसे देखो आप यहां पर डीऑक्सी शुगर्स को भी पढ़ते हो। डीऑक्सी का मतलब होता है कि OH ग्रुप जहां पर लगा हुआ है वहां पर जो O है कंपाउंड, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर दिया गया है, उसका डीऑक्सीफिकेशन करा दिया गया है। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, डीऑक्सी शुगर्स बोलते हो। दोनों का एग्जांपल को हम समझते हैं। अमीनो शुगर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो शुगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ग्लूकोज के केस में अगर हम OH को रिप्लेस कराएंगे अमीन से तो क्या बनेगा, ग्लूकोसामीन बनेगा। ठीक है, ऐसे गैलेक्टोज के केस में अगर आप गैलेक्टोज को अमीन से रिप्लेस कराओगे OH ग्रुप को, वहां पर बनता है गैलेक्टोसामीन। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखोगे DNA के केस में तो उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वहां पर जो राइबोज शुगर है वहां पर डीऑक्सीफिकेशन देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पर भी जो OH का O था वो निकल गया, इसकी वजह से उसका नाम क्या हुआ, डीऑक्सी हुआ। क्लियर है। अब देखो यहां पर अब आगे बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। यहां पर मोनोसैकेराइड्स की कहानी खत्म हो जाती है। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो इसका नाम ओलिगोसैकेराइड इसलिए होता है क्योंकि मिनिमम यहां पर 2 मोनोमर होते हैं और मैक्सिमम यहां पर 10 मोनोमर होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर के 10 तक के अगर मोनोसैकेराइड्स एक साथ कंबाइंड हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, ओलिगोसैकेराइड बोलोगे। देखो अगर 2 है तो क्या बोलोगे, डाइसैकेराइड बोलोगे। 3 है तो क्या बोलोगे, ट्राइसैकेराइड। ऐसे ही 4 है तो टेट्रासैकेराइड बोलते हो। ऐसे ही फर्दर आप यहां पर अलग अलग टाइप की नेमिंग करते चले जाते हो। अब देखो हमने अभी एक चीज बोला कि यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर कंबाइन होते हैं, एक साथ आते हैं। तो सपोज करो यहां पर एक मोनोमर था और ये दूसरा मोनोमर है, तो इसको दोनों को कंबाइन होने के लिए किसी ना किसी टाइप का लिंकेज करना पड़ेगा। अब ये जो लिंकेज होता है किसी ना किसी टाइप का बॉन्ड होगा। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है जो कि दो मोनोमर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, तो देखो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर के डिफरेंट काइंड ऑफ डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स भी बनाते हैं, तो वहां पर कॉम्बिनेशन जब होता है तो जिस लिंकेज का फॉर्मेशन होता है या जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। अब देखो इसके एग्जांपल को भी हम समझ लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल। माल्टोज की अगर आप बात करोगे तो माल्टोज क्या होता है, एक टाइप का डाइसैकेराइड है। ठीक है, और डाइसैकेराइड है तो ओलिगोसैकेराइड्स की ही कैटेगरी में आएगा। 2 मोनोमर कंटेनिंग कंपाउंड है, दोनों यहां पर क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो यहां पर ये भी एक टाइप का डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज 2 टाइप के मोनोमर से कंबाइन होकर के बनता है। ऐसे ही सुक्रोज के केस में हमने अभी पीछे बात किया था कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 2 टाइप के मोनोमर्स यहां पर कंबाइन होते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनता है। रेफिनोज की अगर हम बात करें तो यहां पर रेफिनोज एक टाइप का ट्राइसैकेराइड है। स्टेकाइओज की अगर हम बात करें तो एक टाइप का टेट्रासैकेराइड है। यहां डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स एक साथ कंबाइन होते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कराते हैं। ये चीजें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां तक तो आपने ये देख लिया कि डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक यहां पर टॉपिक आपको कई जगह पर एग्जाम्स में मिल जाता है,
जिसमें हम लोगों को डिफरेंस नहीं क्लियर होता है, दैट इज सुक्रोज और इनवर्ट शुगर में क्या डिफरेंस है। ये जल्दी किसी को क्लियर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा अपने पास डाउट्स आते हैं कि सर सुक्रोज और इनवर्ट शुगर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, आप इसको क्लियर करो। तो देखो सुक्रोज की अगर हम बात करें तो यहां पर ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज को शो करता है। वन बाय वन हम यहां पर दोनों की आपस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कंपेयर करेंगे। देखो सुक्रोज की अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो यहां आपको दो टाइप के मोनोसैकेराइड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अल्फा ग्लूकोज एंड सेकंड इज बीटा फ्रक्टोज, और इनकी जो लिंकिंग होती है वो होती है 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। अभी हमने बताया ना कि जो भी मोनोमर कंबाइन होता है वहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। 1-2 का मतलब क्या होता है कि एक का फर्स्ट कार्बन सेकंड का दूसरे का सेकंड कार्बन जो होता है वो आपस में कंबाइन होता है और 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इनवर्ट शुगर क्या है? इनवर्ट शुगर के केस में क्या है कि ये आपस में कंबाइंड ही नहीं है, इनके पास किसी भी टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। अभी तक ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अभी भी ये मोनोसैकेराइड या मोनोमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस ये किस फॉर्म में है, यहां पर मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्योंकि जब तक ये कंबाइन नहीं हो जाते हैं तब तक डाइसैकेराइड बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे? यहां पर इक्विमोलर मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज का। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, ग्लूकोज अलग है फ्रक्टोज अलग है, और दोनों यहां पर एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहां पर किसी भी टाइप का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एब्सेंट होता है। पहला डिफरेंस समझ में आया? इनके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इनके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिल्कुल नहीं है। ये एक टाइप के इक्विमोलर मिक्सचर है। इक्विमोलर का मतलब यह है कि बराबर मोल के दोनों कंपाउंड हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, दोनों बराबर मोलर के हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, दैट इज अगर प्लेन पोलराइज लाइट को आप पास कराओगे किसी भी शुगर से या टेबल शुगर से, जिसको आप सुक्रोज कहते हो, तो वो इसको क्या करेगी कि राइट साइड में रोटेट करने का काम करती है। इस वजह से होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसी की जगह इन्वर्ट शुगर जो होता है ये होता है लीवो रोटेटरी, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट ऑफ द प्लेन पे ये रोटेट करा देता है। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो रिडक्टिव एबिलिटी की बात करते हैं। रिडक्टिव एबिलिटी मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग है या रिड्यूसिंग है, इसको सिंपली समझते हैं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि एक टाइप की नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। भाई क्यों है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर? क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। इसने आपस में बॉन्ड बना रखा है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, और इनके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये हो गए नॉन रिड्यूसिंग। जबकि अगर हम इनकी बात करें, इनमें तो दोनों मोनोमर अलग अलग हैं। जब दोनों मोनोमर अलग अलग हैं तो यहां पर दोनों के पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप होगा। ग्लूकोज के पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे ही फ्रक्टोज के पास एक फ्री कीटोनिक ग्रुप है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टी को शो करता है। ये चीजें क्लियर हुई। अब देखो आगे बात करते हैं इसके डाइजेशन की। अब देखो यहां पर बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको हाइड्रोलाइज कराओगे। हाइड्रोलाइज कराने के लिए किसी ना किसी टाइप का एंजाइम का भी यूज करोगे, तो यहां पर इसको डाइजेशन कराना पड़ता है, और इसके डाइजेशन के लिए सुक्रेज या जिसे हम इन्वर्टेज भी बोलते हैं इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि यहां पर बॉन्ड प्रेजेंट है, उसी बॉन्ड को आप तोड़ोगे तभी इसका डाइजेशन होगा। जबकि इनके केस में अगर हम बात करें तो इनके किसी फर्दर डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। इनको आप डायरेक्टली कंज्यूम करोगे और आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके नो फर्दर डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। लास्टली बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में सुक्रोज का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, टेबल शुगर या केन शुगर आप इसी को बोलते हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप रोज इसे कंज्यूम करते हो। इसकी अगर हम बात करें इन्वर्ट शुगर की, तो इसमें आप बीज हनी में देखते हो कि इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट होती है। ऐसे ही इन्वर्ट शुगर की सिरप्स आती हैं, वहां पर आप देखते हो कि इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट होती है। ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखो यहां पर हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। अभी तक आपने मोनोसैकेराइड देख लिया, फिर आप लोगों ने ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉली जैसे कि नाम ही बता रहा है, यहां पर बहुत सारे सैकेराइड्स की यूनिट हैं, तो मोर देन 10 मोनोमर्स जब यहां पर कंबाइन होते हैं तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और सैकेराइड का मतलब यहां पर यह बता रहा है कि जो भी मोनोमर्स होंगे वो क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स होंगे, जो कि आपस में कंबाइन हुए हैं, और 10 से ज्यादा यूनिट्स यहां पर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से कहलाता है पॉलीसैकेराइड। अब इसको भी हम दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। पहला फॉर्म होता है इसका होमोपॉलीसैकेराइड। अब देखो नाम को आप ध्यान से देखेंगे तो होमो का मतलब होता है सेम टाइप के कंपाउंड्स, और पॉलीसैकेराइड तो वही चीज हो गई। होमो का मतलब यह है कि यहां पर जितने भी मोनोमर्स होंगे वो सबके सब सेम होंगे। जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं, स्टार्च का एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लाइकोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, या किसी का भी आप एग्जांपल ले लो। स्टार्च और ग्लाइकोजन के केस में यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मोनोमर होता है, दैट इज ग्लूकोज। ऐसे ही सेलुलोज का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। सेलुलोज के केस में भी सिर्फ और सिर्फ एक मोनोमर है, जो कि है ग्लूकोज, और उसकी बहुत बड़ी सी चेन होती है।
कभी कभी ये ब्रांचिंग फॉर्म में भी, ग्लाइकोजन में ये ब्रांचिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड देखने को मिल रहा है, वही बार बार रिपीटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है? ऐसे यहां पर बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड की। अब देखो हेट्रो वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि दो डिफरेंट काइंड के मोनोमर्स यहां पर होंगे। एग्जांपल देखो, यहां पर पेक्टिन है, गम है, अगार है, डेक्स्ट्रिन है। तो यहां पर किसी एक टाइप का मोनोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही कंबाइन होंगे, चाहे वो होमोपॉलीसैकेराइड हो चाहे वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड हो। क्लियर है? अब देखो आगे हम यहां पर एक डिफरेंस देखने वाले हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में। डिफरेंस देखने से पहले हम एक बार बता देते हैं कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता क्या है एक्चुअल में। देखो जो स्टार्च अभी हमने देखा ना, ये दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। इसमें एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। जनरली ये देखा जाता है कि अमाइलोज बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और अमाइलोपेक्टिन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है। आप जितने भी वर्ड में जितने भी स्टार्च कंटेनिंग फूड्स को आप वहां पर देखोगे, तो उसमें से अगर आप स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपको अमाइलोपेक्टिन का देखने को मिलेगा, और अमाइलोज बहुत ही छोटे क्वांटिटी में वहां पर होता है। ठीक है? अब देखो बारी बारी से इसके डिफरेंस को देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस यहां पर कह रहा है कि ये होता है लीनियर चेन, यानी जो अमाइलोज है वो लीनियरिटी शो कर रहा है, किसी भी टाइप की ब्रांचिंग यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है? और यहां पर सेवरल डी ग्लूकोज की यूनिट से बना है। जैसे कि हमने अभी बताया कि स्टार्च है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही होगा, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये होमोपॉलीसैकेराइड है। अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है, तो ये इसका क्या हो गया, यूनिक फीचर हो गया। यहां पर लीनियरिटी दिख रही थी आपको, और यहां पर ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। और ब्रांचिंग है तो कौन कौन से मोनोमर्स हैं? मोनोमर्स हैं यहां आपके डी ग्लूकोज के यूनिट्स। ठीक है? तो देखो इसमें बेसिक अंतर यही होता है, ये है आपका एक अमाइलोज का स्ट्रक्चर जो कि लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये है आपका एक अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर जो कि ब्रांच्ड फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है? बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब देखो अगले डिफरेंस पर आते हैं। अगला डिफरेंस कह रहा है कि अमाइलोज कंट्रीब्यूट फॉर 20% ऑफ स्टार्च। अभी मैंने बोला था ना कि अमाइलोज बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, जितना भी स्टार्च का कंपाउंड होता है उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, 20% अबाउट। अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 80% ऑफ टोटल स्टार्च का कंटेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है? ये भी डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में। आगे बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। तो देखो यहां पर कौन सा लिंकेज देखने को मिलेगा, जब दो ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज दिख रहा है वो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब एक ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ नंबर का कार्बन आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाए हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिंस यहां पर सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड दिखेगा क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके केस में हम बात करते हैं। अमाइलोपेक्टिन के केस में क्या होता है कि यहां पर अल्फा 1,4 तो प्रेजेंट होगा ही होगा, इसके अलावा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखने को मिलेगा। कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जहां जहां पर लीनियरिटी दिख रही है आपको, ये देखो लीनियरिटी दिख रही है ना, यहां पर आपको एक लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पर तो 1,4 होगा जैसे कि अमाइलोज के केस में था। लेकिन जैसे ही ब्रांचिंग हुई, जैसे यहां पर देखो आप ब्रांचिंग हो रही है, तो जहां ब्रांचिंग होगी ये हो जाएगा आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है? यही डिफरेंस होता है, जहां पर ब्रांचिंग हुई है उस पोजीशन पर 1,6 होगा, बाकी जहां पर लीनियरिटी दिखा रहा है वहां पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। इस वजह से अमाइलोपेक्टिन में दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि अमाइलोज में सिर्फ और सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। आगे देखो यहां पर बात कर रहे हैं कि जो अमाइलोज होता है, जब आप इसको स्टेन करोगे किससे, आयोडीन से, तो जैसे ही आप आयोडीन डालते हो उसके ऊपर, आयोडीन का टिंचर फॉर्म अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो ये या तो ब्लैक हो जाएगा या तो डार्क ब्लू हो जाता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये रेडिश ब्राउन कलर को इंपार्ट करता है। जैसे ही आप आयोडीन को इसके ऊपर डालोगे रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्लियर है? ये डिफरेंस यहां पर समझ में आया आपको। लास्टली देखो यहां पर बात हो रही है कि जो जेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज जिलेटिनाइजेशन रिएक्शन, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अमाइलोज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है? इसी तरह जब यहां पर वैक्सी प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च आप देखते हो, किसी भी टाइप के जो स्टार्च होते हैं उसमें जो वैक्सी सी प्रॉपर्टी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। क्लियर है? तो ये जितने भी डिफरेंसेस थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इस वजह से आपको इसको क्या करना है, नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखो यहां पर अब अगला एक और नया टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस। देखो दो टाइप की ही नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस मेनली हम लोगों को पढ़नी होती है। फर्स्ट इज कैरेमलाइजेशन एंड सेकेंड इज मलार्ड रिएक्शन। ठीक है? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्टली हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सेपरेटली पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। सिंपली देखो यहां पर जो कैरेमलाइजेशन होता है, फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहां बताया जा रहा है कि रिएक्शन टेक प्लेस
ओनली बाय इन्वॉल्विंग शुगर इन द फूड। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने चीनी को लिया, चीनी को आपने सीधे सीधे गर्म कर दिया, तो यहां पर जो ब्राउनिंग हो रही है गर्म करने की वजह से, वो हो रही है ड्यू टू द कैरेमलाइजेशन, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज इन्वॉल्व है, दैट इज शुगर। ठीक है, जबकि मलाड रिएक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। मलाड रिएक्शन के केस में क्या हो रहा है कि यहां जो रिएक्शन होती है वो होती है रिड्यूसिंग शुगर प्लस एमिनो एसिड के बीच में। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, फिर से याद करो, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, जो भी चीजें मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होती हैं। डाइसैकेराइड में भी आपका जो माल्टोज होता है एज वेल एज जो लैक्टोज होता है, वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अगर उनके साथ किसी भी टाइप का अमीनो एसिड प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस में आपने हीटिंग करा दी, तो उस केस में जो ब्राउनिंग होती है वो होती है ड्यू टू मलाड रिएक्शन। क्या फर्स्ट हमको डिफरेंस मिला, यहां पर सिर्फ और सिर्फ शुगर का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि मलाड रिएक्शन में शुगर के साथ साथ, वो भी रिड्यूसिंग शुगर के साथ साथ, एमिनो एसिड का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्लियर। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इट इज पायरोलिटिक रिएक्शन। पायरोलिटिक का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर, हाई हीट ट्रीटमेंट जब आप देते हो, उस केस में जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पायरोलिटिक रिएक्शन। क्लियर। लेकिन ये नॉन पायरोलिटिक होती है, क्योंकि यहां पर जो ब्राउनिंग हो रही है उसकी जो मुख्य वजह है वो है आपस में रिड्यूसिंग शुगर और यहां पर जो आपके अमीनो एसिड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन। उसके कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, जो कि अलग अलग टेस्ट और अलग अलग टाइप का कलर प्रोवाइड कराने में काम आते हैं। क्लियर है। आगे देख, तो बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। तो थर्ड डिफरेंस में कह रहा है कि जब भी कैरेमलाइजेशन होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कितना मिनिमम होना चाहिए, तो नियर अबाउट अबव 165 डिग्री सेल्सियस तो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा अगर आपको कैरेमलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म कराना है, इस टाइप की ब्राउनिंग को अगर आपको कराना है तो। जबकि अगर हम बात करें मलाड रिएक्शन की, तो ये नियर अबाउट 140 टू 165 ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतलब जितने में ये पूरी कंप्लीट हो जा रही है उतना तो मिनिमम चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए। अब 165 डिग्री सेल्सियस कैरेमलाइजेशन में स्टार्ट होने के लिए लग रहा था, जबकि 140 टू 165 में पूरी की पूरी रिएक्शन ही कंप्लीट हो जा रही है मलाड रिएक्शन के केस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहां पर कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 पॉलीमर, यहां पर 3 टाइप के पॉलीमर बनते हैं जनरली। ठीक है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन कौन से पॉलीमर बनते हैं कैरेमलाइजेशन के केस में, तो देखो यहां पर कैरेमेलेंस ANS लगा हुआ है, यहां पर ध्यान देना। कैरेमेलिन्स यहां पर ENES लगा हुआ है, एज वेल एज कैरेमेलिन्स यहां पर LINS लगा हुआ है। तो इन तीनों के तीनों पॉलीमर्स को आपको ध्यान में रखना होता है। क्लियर है। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके डिफरेंट काइंड ऑफ एरोमा, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ कलर के लिए। यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर फाइनली जो फॉर्म होता है बाय गोइंग थ्रू वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शंस, स्टेप बाय स्टेप यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस होती है। वहां पर एमेडोरी रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी देखने को मिलती है, उसके बाद कीटोसा मीन्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, उसके बाद जाकर के यहां पर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो होते हैं मिलेनॉइडिन्स। ठीक है, तो यहां पर मिलेनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राउन कलर के इंपार्ट करने के लिए, यहां पर 3 टाइप के पॉलीमर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह डिफरेंस क्लियर हुआ। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर एग्जांपल की बात हो रही है, दैट इज यहां पर एग्जांपल की बात करें अगर हम कैरेमलाइजेशन के केस में, तो आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स, कैंडीज को खाया होगा और उसके एडवर्टीजमेंट के दौरान बोला भी जाता है कि इसमें कैरेमल प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो जो आपकी कैरेमल कैंडीज होती है, कैरेमल सॉस आता है, कोला प्रोडक्ट्स में भी ये कभी कभी यूज में लाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें मलाड रिएक्शन की, तो जब भी आप ब्रेड को टोस्ट करते हो या फिर आप किसी भी पॉर्क या किसी भी और टाइप के मीट को रोस्ट करते हो डायरेक्टली, तो वहां पर जो ब्राउनिंग देखने को मिलती है इट इज ड्यू टू द मलाड रिएक्शन। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रीडोमिनेंटली कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी। भाई प्रीडोमिनेंटली वही रिएक्शन देखने को मिलेगी जो कि कम टेम्परेचर पर हो जाए, क्योंकि दोनों को रिएक्ट अगर होना है तो 145 या 140 के आसपास तो टेम्परेचर चाहिए ही। अब सपोज दैट चीनी भी है और ये वाले कंपाउंड्स भी हैं मलाड रिएक्शन वाले, आपने उनको गर्म करना शुरू किया। अब 140 के अब जैसे ही टेम्परेचर गया वहां पर मलाड रिएक्शन तो परफॉर्म होना शुरू ही हो जाएगी, अगर वहां पर रिड्यूसिंग शुगर एज वेल एज आपका अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो। जबकि कैरेमलाइजेशन को परफॉर्म कराने के लिए आपको अबव 165 जाना ही जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले ही ये रिएक्शन हो जा रही है, कम टेम्परेचर में ही ये रिएक्शन हो जा रही है, तो जाहिर सी बात है प्रीडोमिनेंटली कौन सी रिएक्शन होगी, मलाड रिएक्शन होगी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहां पर हम अभी तक जितने भी काइंड ऑफ हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स देखे, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो, चाहे वो ऑलिगोसैकेराइड हो, या फिर पॉलीसैकेराइड्स हो, उनको पढ़ा, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स को देखा। अभी हम इनके डाइजेशन को देख लेते हैं, क्योंकि अब यहां पर बात आती है न्यूट्रिशनल पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे
सबस्ट्रेट्स बनते हैं वहां पर और डिफरेंट काइंड ऑफ उससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का कॉलम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो यहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी जगह से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होना है। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ एंजाइम क्या होगा। ठीक है, सेकंड कॉलम आपको बताएगा कि कौन सा एंजाइम यहां पर इन्वॉल्व होता है जो कि इसको डाइजेस्ट करा रहा है। थर्ड कॉलम बताएगा कि यहां पर सबस्ट्रेट क्या होता है, मतलब किस चीज को डाइजेस्ट कराना है यहां पर। फोर्थ कॉलम बताएगा यहां पर कि प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब ये डाइजेस्ट होने के बाद किस चीज में कन्वर्ट हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सलाइवरी ग्लैंड की, जो कि सोर्स है आपका किसका, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, जिसको आप क्या बोलते हो, टाइलिन बोलते हो। ठीक है, तो इसको आप अल्फा अमाइलेज भी बोलते हो, टाइलिन भी बोलते हो। सीक्रेट कहां से हो रही है, सीक्रेट हो रही है हमारी सलाइवरी ग्लैंड से। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो हो है हमारी, दैट इज पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिला, एज वेल एज हमारी जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स होती है, वहां से ये सिक्रेशन होते हैं। सिक्रेशंस में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक्ट किस पर करेंगे, सपोज दैट आपने कोई ऐसा फूड मटेरियल को कंज्यूम किया जो कि स्टार्च कंटेनिंग फूड मटेरियल है। जैसे ही आपने स्टार्च कंटेनिंग फूड मटेरियल को कंज्यूम किया और ये एंजाइम्स आपके सलाइवा में स्टार्च के साथ गए और मिक्सअप हुए, तो इस स्टार्च को क्या करेंगे, ब्रेक कराने का काम करेंगे। ठीक है, अब स्टार्च ब्रेक होगा तो कौन से प्रोडक्ट में ब्रेक होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ये होता है आइसोमाल्टोज, माल्टोज एज वेल एज माल्टोट्रायोज। तो यहां पर आपने देखा कि स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ और माल्टोज के फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट हुआ। क्लियर। लेकिन देखो यहां पर मुद्दे की बात ये आती है कि जो आपका सलाइवरी ग्लैंड में के थ्रू डाइजेशन देखने को मिल रहा है, ये होता है नियर अबाउट 30% ओनली। मतलब जितना भी आपने स्टार्च का कंजम्पशन किया है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके माउथ में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि माउथ में जो फूड होता है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स की, नेक्स्ट ऑर्गन की, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की अगर हम बात करें यहां से जो एंजाइम सीक्रेट होता है तो वो होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। भाई सलाइवा से हुआ था तो सलाइवरी अमाइलेज था, पैनक्रियाज से हो रहा है तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम होता है। अब ये एंजाइम कहां पर आता है, ये आता है इंटेस्टाइन के इनिशियल पोर्शन, दैट इज डिओडेनम में। अब डिओडेनम में जैसे ही फूड मटेरियल आएगा उसमें जो भी अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है उस पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज आकर के एक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा, बचे हुए जो 70% या 80% जितना परसेंट भी स्टार्च उसका बचा हुआ है उसको ब्रेक डाउन कराने का काम करेगा। और किसमें ब्रेक कराएगा, ऑब्वियसली वही सारी चीजों में ब्रेक कराएगा जो कि सलाइवरी अमाइलेज ने कराया था। कौन कौन से, आइसोमाल्टोज, माल्टोज और माल्टोट्रायोज में इसने ब्रेक करा लिया। क्लियर। अब देखो आगे यहां पर बात हो रही है थर्ड टाइप के सोर्स की, दैट इज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से यहां पर कौन सा एंजाइम सीक्रेट होगा और ये जो एंजाइम है कौन से सबस्ट्रेट पर वर्क करेगा और उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसकी बात करते हैं। तो देखो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से यहां पर 3 टाइप के एंजाइम देखने को मिल रहे हैं, दैट इज माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। अगेन मैं बता दूं यहां पर जो माल्टेज होता है, माल्टेज को तो माल्टेज ही बोलते हैं, बट लैक्टेज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज के नाम से भी जाना जाता है और सुक्रेज को इन्वर्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो माल्टेज है तो किस पे एक्ट करेगा, माल्टोज पर एक्ट करेगा। ठीक है, माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, अभी मैंने शुरू में बताया था कि माल्टोज जो होता है एक टाइप का डाइसैकेराइड है, जो कि दो टाइप के 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ये टूटेगा तो 2 ग्लूकोज की यूनिट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये टूट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोमर में टूट गया। अब वो डायरेक्टली जाएगा इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब वो सेल्स तक चला जाएगा, वहां अपना मेटाबॉलिज्म करेगा। ठीक है, आगे देखो यहां पर बात करते हैं लैक्टेज की, या इसको हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के नाम से भी जानते हैं। जब ये एंजाइम जाता है लैक्टोज पर वर्क करता है तो ये लैक्टोज ब्रेकडाउन होता है। अब लैक्टोज क्या होता है, ये भी एक टाइप का डाइसैकेराइड है जो कि यहां पर 2 टाइप के मोनोमर से मिलकर के बनता है, फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड सेकंड इज गैलेक्टोज। ये भी दोनों मोनोमर जैसे ही बनेंगे ये भी जाकर के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर। थर्ड देखो यहां पर है सुक्रेज। सुक्रेज या इन्वर्टेज जो होता है ये जब एक्ट करता है सुक्रोज पर तो ये टूटता है इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई यहां पर कैसे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो रहा है। यहां पर स्टार्च आया था और लास्टली स्टार्च यहां पर कन्वर्ट हो चुका है सिंपलेस्ट मोनोमरिक फॉर्म में, दैट इज ग्लूकोज। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो अभी आपने सबसे पहला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट था दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन के केस में अगर हम बात करें तो देखो यहां पर पहले हम समझ लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मेनली यहां पर आपको 4 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये देखो यहां पर मेंशन किया गया है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फोर्थ वन इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो यहां पर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते क्यों हैं,
अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहां पर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कि छोटे छोटे से अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है अमीनो एसिड। ठीक है, जब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में और भी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के थ्रू इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, दो और टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज अल्फा हेलिक्स एज वेल एज बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ बॉन्डिंग यहां पे आपको देखने को मिलती है, तो ये कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको दो टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन इज अल्फा हेलिक्स, सेकंड वन इज बीटा शीट। ठीक है, अभी भी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 2D फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देना, अभी तक ये 3D फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट है ये भी आपस में कॉइलिंग करती हैं। ठीक है, कॉइलिंग और ट्विस्टिंग वगैरह करती है, जिसकी वजह से एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये देखो यहां से सबसे पहला 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी बना क्यों है, ड्यू टू कॉइलिंग एंड फोल्डिंग की वजह से यहां पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लास्टली देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो देखो अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स को देखा वहां पर सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन इन्वॉल्व होती है, दो टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में यहां पर लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड चेन, यहां पर एक से ज्यादा अमीनो एसिड चेन यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। और आप यहां पर देख भी सकते हो ये जो आपकी चेन है ये ज्यादा डार्क दिख रही है, ब्लैकिश काइंड ऑफ, और ये जो आपका है ये ग्रे काइंड ऑफ दिख रहा है। तो यहां पर दो टाइप की अमीनो एसिड का चेन का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है, दोनों मिलकर के कंबाइन हुए हैं, इस वजह से यह है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जबकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में केवल और केवल सिंगल काइंड ऑफ अमीनो एसिड मिलकर के इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जब चेन के फॉर्म में था, ठीक है, तो इसको क्या जरूरत पड़ गई कि ये अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज करने लगा, ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हो रहा है, टर्शरी से फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो यहां पर मैटर है स्टेबिलिटी का। कोई भी चीज अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बना के रखना चाहती है, तो वही प्रोटीन भी करना चाहता है। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी जैसे जैसे इसके स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ज्यादा स्टेबल होता चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। क्वाटर्नरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो हीमोग्लोबिन इसका बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसे ही यहां पर टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मायोग्लोबिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी देखो आपने यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पढ़ लिया, अब हम प्रोटीन को करते हैं क्लासीफाई। अब प्रोटीन को हम सिंपली फॉर्म में ऐसे ही नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं, केवल एक क्राइटेरिया को लेकर के हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, हमको डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज को लेना पड़ता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग जो देख रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे आप इसको कैसे क्लासीफाई करते हो, तो देखो यहां पर आप तीन कॉलम देख रहे होगे। पहला कॉलम कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन है, दूसरा कॉलम कह रहा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और तीसरा कॉलम कह रहा है कि उनका एग्जाम्पल क्या है और कहां पर उनका अकरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इस बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे यहां पर आपको जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है वो है दो ही टाइप का। फर्स्ट वन इज ग्लोबुलर एंड सेकंड वन इज फाइब्रस, जिसको आप स्क्लेरोप्रोटीन भी बोलते हो। इन्हीं दोनों फॉर्म में आपने सबसे पहले इसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब ग्लोबुलर में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं उसको हम समझते हैं, और इसी तरह फाइब्रस में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबुलर में, तो आपको सबसे पहला प्रोटीन जो देखने को मिलेगा वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के केस की अगर हम बात करें, इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी दिखाता है वाटर में। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में भी ये सॉल्युबिलिटी दिखाता है, डाइल्यूट एसिड में भी सॉल्युबल होता है, डाइल्यूट बेस में भी सॉल्युबल होता है, और जब आप इसको हीट ट्रीटमेंट देते हो तब ये कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेशन क्या है इसको भी अभी हम आगे देखने वाले हैं, इसकी चिंता अभी आपको नहीं करनी है। ये चीजें आपको समझ में आई कि क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी तरह अगर इसके एग्जांपल की अगर आपसे बात करें कि क्या एग्जांपल होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, तो लैक्ट एल्ब्यूमिन। अब देखो लैक्ट एल्ब्यूमिन कहां पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह एग एल्ब्यूमिन, तो ओ एल्ब्यूमिन जो भी होता है आपका व्हाइट पोर्शन ऑफ द एग होता है, वहां पर ये वाला एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है। इसी तरह सीरम एल्ब्यूमिन आपके क्या होता है कि सीरम में पाया जाता है, ब्लड सीरम में पाया जाता है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। ये चीजें समझ में आई। आगे देखो बात हो रही है ग्लोब्यूलिन की।
अभी भी देखो ये किसके अंडर में क्लासीफाई चल रहा है, ये क्लासिफिकेशन चल रहा है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन के अंडर में। सेकंड जो है आपका ग्लोबुलर के अंडर में वो है आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के केस की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी दिखाता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जो सीरम ग्लोबुलिन होता है, इसके अलावा पीनट्स में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोबुलिन पाए जाते हैं जैसे कि एरेकिन एंड कोनार्किन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और जो आपका मायोसिन होता है, मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन आपने पढ़ा होगा, तो जो उसका मायोसिन है वो होता है एक टाइप का ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें अंडर द ग्लोबुलर प्रोटीन के, तो ये होता है आपका हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो देखो यहां पर ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, मतलब इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, बेस वाला नेचर है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सॉल्युबल होते हैं ज्यादातर कॉमन सॉल्वेंट में। एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, मतलब जहां पर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलता है, वो होता है आपका एग्जांपल किसका, हिस्टोन का, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपने देख लिए प्रोटीन्स। इसके अलावा देखो हम लोग अब आगे बात करते हैं फाइब्रस और स्क्लेरोप्रोटीन के बारे में, ठीक है। फाइब्रस और स्क्लेरोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कोलेजन का। कोलेजन कहां पर पाए जाते हैं, कोलेजन हमारे ही टिश्यूज में पाए जाते हैं, हमारी ही बॉडी में पाए जाते हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से और इनसॉल्युबिलिटी वाला नेचर शो करते हैं, ठीक है। एग्जांपल की हमने जैसे बात किया है कि स्किन में, टेंडन्स में और बोन्स में देखने को मिलेगा। बोन और स्किन तो आपको पता है, टेंडन क्या होता है, तो टेंडन आपका जो मसल होता है और आपका जो बोन का पोर्शन होता है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला यहां पर जो टिश्यू होता है उसको हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। आगे बात हो रही है यहां पर इलास्टिन की, तो इलास्टिन की अगर हम बात करें तो ये पार्शियली रेजिस्टेंट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। इसके अकरेंस की बात करें तो जो आपके आर्टरीज होती हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है, इसके अलावा जो टेंडन्स होती हैं और इलास्टिक टिश्यूज जो होती हैं वहां पर ये प्रोटीन देखने को मिलेगी। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो ये है आपका केराटिन। केराटिन के केस में अगर हम बात करें यहां पर कैरेक्टरिस्टिक की, तो हाईली इंसॉल्युबल होता है और रेजिस्टेंट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल और अकरेंस की बात करें तो स्किन, हेयर और नेल्स इसके एग्जांपल हो जाते हैं। ये चीजें क्लियर हुई। अभी देखो ये कंप्लीट प्रोटीन का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, मैं फिर से बता दूं, ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब हम किसी और बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे, क्या है वो बेसिस, आइए उसको आगे देखते हैं। अब आगे देखो ये आपका जो सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के बेसिस पे आप इसको अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई करते हो, कैसे करते हो उसको देखते हैं। पहला है आपका सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या है, सिंपल प्रोटीन सच में जैसे कि नाम है वैसा ही इसका काम भी है कि सिंपल होता है, मतलब जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराओगे ना, जब आप इसके ऊपर किसी भी टाइप के एंजाइम को डालोगे जो कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है, तो यहां पर आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर अमीनो एसिड को छोड़ करके कोई और चीज प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। सिंपली यहां पर अलग अलग टाइप की अमीनो एसिड आई, कंबाइन हो गई, कंबाइन होकर के एक यहां पर प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दी। इनके एग्जांपल की बात करें तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलामिन इसके एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, तो जैसे कि नाम बता रहा है कि कॉन्जुगेटेड है, यानी प्रोटीन या अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ और भी एंड्स आकर के जुड़े हुए हैं जो कि प्रोटीनिशियस नेचर के नहीं है, ठीक है। एग्जांपल की बात करते हैं, देखो यहां पर सिंपल प्रोटीन तो प्रेजेंट होता ही है जिसको आप बोलते हो एपोप्रोटीन, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या देखने को मिलेगा, अमीनो एसिड। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी होते हैं। कौन कौन से नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो आपका यहां पर जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, जैसे हिस्टोन के केस में भी आपने देखा था, न्यूक्लिक एसिड के साथ यहां पर प्रोटीन जुड़ा हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है। फॉस्फोप्रोटीन की अगर हम केस की बात करें तो यहां पर फॉस्फेट ग्रुप आकर के प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन में लिपिड और मेटेलोप्रोटीन में डिफरेंट काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक मेटल्स आकर के जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका एपोप्रोटीन है वो है यहां पर सिंपल प्रोटीन, दैट इज केवल और केवल अमीनो एसिड के साथ वो है। और इसके साथ साथ जो आपका नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो अलग अलग हो जाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के केस में न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन के केस में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फॉस्फोप्रोटीन के केस में फॉस्फेट हो जाएगा। क्या, ये आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। देखो जब आप इनको क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज कराओगे तो यहां पर आपको अमीनो एसिड के साथ साथ अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ वो मिलकर के कंबाइन होकर के बने भी हुए हैं। दो टाइप का क्लासिफिकेशन आपने इसके अंडर में देख लिया। थर्ड है आपका डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, जब भी आप सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं इनका डिग्रेडेशन कराते हो, इनके डिग्रेडेशन के बाद जो भी चीज आपको ऑब्टेन होती है वो होती है आपकी डिराइव्ड प्रोटीन। अब देखो डिग्रेडेशन आप कराओगे तो किसी ना किसी चीज की मदद से ही कराओगे ना, तो कौन कौन सी चीजों की आप यहां पर मदद से इसको कराते हो, तो यहां पर एसिड की मदद से करा सकते हो, एल्कली या कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसकी मदद से करा सकते हो,
डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम की मदद से आप ये काम करा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, डीनेचर्ड प्रोटीन जो होती हैं वो भी एक टाइप की डिराइव्ड प्रोटीन है। पेप्टोन्स जो होते हैं और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, वो भी डिराइव्ड प्रोटीन में देखने को मिलेंगे आपको। ये चीजें क्लियर हुई आपको। ये हुआ हमारा सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्मेशन। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर जो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप और साइड ग्रुप। आर ग्रुप और साइड ग्रुप को समझने से पहले एक बार हम जो अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना उसको बना लेते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड जैसे कि नाम ही बता रहा है, यहां पर एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। अल्फा कार्बन पर एक ग्रुप होता है आपका COOH ग्रुप, एक होता है आपका NH2 ग्रुप, एक होता है आपका R ग्रुप और एक होता है आपका हाइड्रोजन जनरली, ठीक है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो अब देखो यहां पर अमीनो एसिड इसका नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि एक अमीन ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है। भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, ये क्या है, अमीन ग्रुप ही तो है, अमीन एंड ही तो है। अब देखो ये जो आपके कंपाउंड है इसकी वजह से इसका नाम पड़ता है अमीनो एसिड। अब ये क्या कह रहा है क्लासिफिकेशन कि आर ग्रुप जो है या जो आपका साइड ग्रुप, इसको हम साइड ग्रुप भी बोलते हैं आर ग्रुप को, इसके बेसिस पे हम यहां पर अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन को। कैसे उसको समझते हैं। पहला आप देख रहे हो एसिडिक अमीनो एसिड। देखो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड है, यहां पर अमीन और COH बराबर फॉर्म में है, बराबर यहां पर कंपोजिशन इनका है, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल नेचर होगा ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। लेकिन आप सपोज करो कि R के जगह पर कोई भी हम COOH ग्रुप ला करके ऐड करा दें, ठीक है, मतलब R की जगह पर हम कार्बोक्सिल एंड को ला करके ऐड करा दें, एक और कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पर आकर के ऐड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका जो ओवरऑल नेचर है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है इसके साथ, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि ये जो आपका R ग्रुप है ना, इसकी जगह पर COOH कंटेनिंग ग्रुप आकर के जुड़ जाते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले एंड आकर के आपके जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका जो नेचर है इस कंपाउंड का वो हो जाता है एसिडिक इन नेचर। क्लियर। एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि इसके अंडर में कौन कौन से टाइप की अमीनो एसिड आती हैं। तो यहां पर आता है आपका एस्पार्टिक एसिड, इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड। इसको याद करने के लिए आपको कुछ अलग सी ट्रिक लाने की जरूरत नहीं है, इनके नाम के आगे ऑलरेडी एसिड लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। तो जस्ट इसका अपोजिट करना है आपको, कुछ और नहीं करना है भाई। यहां पर एक और NH2 ग्रुप को ला करके आप ऐड करा दो, जैसे आपने पीछे वाले में क्या किया था कि COH ग्रुप को ला करके ऐड कराया था R पोजीशन पर। अब यहां पर R पोजीशन पर आकर के आप NH2 ग्रुप को ला करके ऐड करा दो। NH2 ग्रुप आकर के ऐड कर जाएगा तो यहां पर ओवरऑल इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। दो NH2 हो गए ना अब, तो अब एक ही हमारे पास COH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ओवरऑल जो इसका नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक नेचर का, ठीक है। तो इसी तरह बनती है बेसिक अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ R साइड चेन। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां पर लाइसिन, ग्लूटामीन और हिस्टिडीन इसके एग्जांपल हो जाते हैं। देखो एग्जांपल जरूर याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये तो आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एग्जांपल ही आपसे क्वेश्चन में पूछता है जनरली। तो एग्जांपल आप इसको लिख करके नोट डाउन करके अगेन एंड अगेन रिवाइज करके जरूर याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड की। अब जैसे नाम ही बता रहे हैं कि भाई यहां पर नंबर ऑफ NH2 और नंबर ऑफ COOH बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल होंगे, इनका जो pH होगा नियर अबाउट 7 होगा। एग्जांपल की बात करें यहां पर ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड की। तो जैसा नाम बता रहा है कि यहां पर एरोमेटिक प्रॉपर्टी वाले कोई ग्रुप आकर के R ग्रुप की जगह ऐड कर गए हैं, ठीक है। अब अगर वो जो भी ग्रुप आया है आपका रिंग फॉर्म का जो ग्रुप आया है जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, वो जब आकर के जुड़ेगा तो इसका ओवरऑल जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहां पर आपको केवल 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड पढ़नी होती हैं, 3 के सिवाय चौथी कोई भी नहीं होती है। पहला है आपका फिनाइल एलानिन, ठीक है, दूसरा है आपका टायरोसिन और तीसरा है आपका ट्रिप्टोफैन। इन्हीं तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड के सिवाय कोई भी और ऐसी अमीनो एसिड नहीं है जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी को शो करती हो, ठीक है। लास्टली देखो यहां पर बात हो रही है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की, ठीक है, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिर्फ 2 होती हैं, फर्स्ट वन इज मेथियोनिन एंड सेकंड वन इज सिस्टीन। क्लियर हुआ। ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। अब देखो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हम जो चीज देखने जा रहे हैं वो है 2 कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेकंड वन इज कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। इसी डायग्राम में हम समझेंगे कि क्या होता है डीनेचुरेशन, क्या होता है कोगुलेशन, ठीक है। देखो ये है आपका एक प्रोटीन, सपोज कर लो कि एक 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा था कि जब बेंडिंग और फोल्डिंग हो जाती है पेप्टाइड चेन में तो ये 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है
ये होता है ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, जैसे कि डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब अगर इस 3D स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया जाए, सपोज दैट ये वुल था, वुल का एक गोला था जिसको आपने ओपन कर दिया, ठीक है, उसके पूरे के पूरे थ्रेड्स को आपने ओपन कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है सिंपली, तो यहां पर कौन से बॉन्ड्स टूटे हैं? यहां पर वही बॉन्ड टूटे हैं जो कि छोटे छोटे से हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि आपस में इसको एडहेयर करके रखे हुए थे। यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटा है। पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया होता तो ये बीच से टूट गए होते। आपने सिंपली इसको क्या किया, खींच के रख दिया है, और खींचने के बाद ये पूरी की पूरी जो थ्रेड है आपको एज इट इज मिल रही है, कहीं से भी बीच से ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, जो आपस में उनकी लिंकिंग थी, जो कि उनको 3D बनाए रखी थी, बस वही यहां पर ब्रेक हुई है, ठीक। दूसरी चीज, जब आप यहां पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कराते हो बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स, ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल भी होती है। मतलब आपने डीनेचुरेशन करा दिया प्रोटीन का, ठीक है, डीनेचर हो गई प्रोटीन, उसके बाद यहां पर क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन दोबारा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये जो आपका थ्रेड है ये दोबारा से भी तो यहां पर बेंड और ट्विस्ट होकर के बॉल का फॉर्मेशन कर सकता है ना, तो ये होता है एक टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस। ये समझ में आया आपको? यहीं पर इसका मेन डिफरेंस आता है कि क्या होता है डीनेचुरेशन और क्या होता है कोगुलेशन। क्लियर? अब हम समझते हैं कोगुलेशन को। डीनेचुरेशन कराने के लिए भी आपने यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट का इस्तेमाल किया था, क्या क्या थे अभी हम उनको आगे यहां पर समझेंगे। ऐसे ही कोगुलेशन कराने के लिए भी हम यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी वो एंजाइम हो सकता है, कभी कभी हीट ट्रीटमेंट हो सकता है, कभी कभी एसिड वगैरह हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है वो कोगुलेट कर जाती है, कोगुलम का फॉर्मेशन करती है, क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर जो एग व्हाइट होता है जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है जब तक वो एग के अंदर होता है, लेकिन आप जैसे ही एग को क्रैक करते हो और पैन पे रखते हो, पैन जो बहुत ही गर्म होता है, वहां पर एग व्हाइट जाते ही क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फॉर्म में, और वो कोगुलेट हो जाता है पूरा का पूरा, क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो वो जो प्रोसेस हो रही है, क्या आप उसको रिवर्सिबल करा सकते हो? क्या आप दोबारा से जो व्हाइट बन गया है, तो जो ऑमलेट का स्ट्रक्चर बन गया है, आप उसको वापस से लिक्विड फॉर्म ऑफ जो आपका ओएल्ब्यूमिन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। तो वही होता है यहां पर बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीनेचुरेशन एज वेल एज कोगुलेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कुछ और काइंड ऑफ प्रोटीन की। ये चीज आपको समझ में आई? इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है, ये सारी चीजें इसकी होती हैं। एनिमल प्रोटीन की हम बात करें यहां पर, तो मीट, एग और मिल्क, तीन टाइप के मेन आपके एनिमल प्रोटीन यहां पर आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीट की। मीट की अगर हम बात करें तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ मीट में अबाउट 20 to 25% ऑफ प्रोटीन पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट बेसिस, ठीक है। वेट बेसिस के अगर हम हिसाब से देखें तो यहां पर 20 से 25% प्रोटीन होता है किसी भी टाइप के मीट में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो फिश होती है उसमें अगर हम देखें तो नियर अबाउट 10 to 21% आपका ये पाया जाता है प्रोटीन का कंटेंट। और मीट के केस में अगर हम बात करें, डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्ट्री मीट होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रेड मीट है, व्हाइट मीट है, तो उसके केस में आपको 20 to 25% देखने को मिलेगा। जबकि फिश के केस में अगर हम देखें तो यहां पर 10 to 21% आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। एग के केस की अगर हम बात करें तो 13 to 14% प्रोटीन यहां पर एग व्हाइट में पाया जाता है, ठीक है। तो एग में जनरली एग व्हाइट में ही प्रोटीन पाया जाता है। एग यॉक जो होता है उसमें लाइपोप्रोटीन थोड़े बहुत अमाउंट में होते हैं, बाकी उसमें प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका मेजर पोर्शन ऑफ प्रोटीन जो एग में पाया जाता है वो होता है ओवेल्ब्यूमिन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी मिल्क के केस की बात करते हैं। अभी तक आपने बहुत ज्यादा कंटेंट को देखा, 20 to 25%, 10 to 21%, 13 to 14%, लेकिन जब आप मिल्क को कंज्यूम करते हो तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5% ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब आप मिल्क को कंज्यूम करते हो तो 3.5% ऑफ टोटल प्रोटीन होता है। उस टोटल प्रोटीन का यहां पर दो प्रोटीन होते हैं जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका केसीन और सेकंड है आपका वे प्रोटीन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही दोनों प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। उसमें से भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो होता है केसीन का। केसीन होता है नियर अबाउट 80%, जबकि वे प्रोटीन होता है नियर अबाउट ओनली 20%, ठीक है। अब देखो ओवरऑल तो 3.4% प्रोटीन ही था, उसमें से भी 80% तो केसीन अकेले हो गया, और 20% 3.5 का वो जो है वो होता है आपका वे प्रोटीन। यही वजह है कि मार्केट में जो वे प्रोटीन के पाउडर्स आते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। क्लियर? अब देखो हम बात करते हैं कुछ प्लांट प्रोटीन्स की। तो प्लांट प्रोटीन के केस की अगर हम बात करें तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा। कहीं कहीं 1 to 6%, सीरियल्स में आपको 7 to 15% मिलेगा, पल्सेस में आपका 20% के आसपास मिलता है। अब देखो मुद्दे की बात यहां पर यह आती है
कि यहां पर आप 20% जो देख रहे हो और जो मीट के केस में आप 20 to 25% देख रहे हो, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। सपोज दैट आपने मीट को कंज्यूम किया और सपोज दैट आप एक व्यक्ति ने दाल को कंज्यूम किया जिसमें कि 20% प्रोटीन पाई जा रही है। अब देखो, कंज्यूम करने के बाद दोनों को यही लगता होगा कि यार इसमें 20% थी, उसमें भी 20 to 25% है, तो हमको इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज्यादातर जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होती हैं वो यहाँ पर मीट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, या एनिमल के जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट की, तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी कम होती है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी भी उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ प्लांट के केस में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो इनके एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं वो जाकर के बाइंड कर जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड से, जिससे कि उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि बायोलॉजिकल वैल्यू जो एनिमल प्रोटीन की होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो प्लांट के प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, यहां पर आपके सामने एक टेबल फिर से मिल जाएगी। इस टेबल में आपको 3 टाइप के अमीनो एसिड देखने को मिल रहे हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी टाइप के प्रोटीन के। पहला है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है आपका कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड, और तीसरा है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इन्हीं तीनों टाइप में इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो यहां पर आपको टोटल 9 काइंड ऑफ अमीनो एसिड देखने को मिलेंगी, और इनको आपको रट लेना है। आपको एसेंशियल अमीनो एसिड को तो रट के ही रखना है, बाकी को आप चाहे याद करो चाहे ना याद करो। अगर ये याद रहेगा तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन मेथड से आप उन दोनों को भी पता लगा सकते हो। ठीक है, यहां पर पहला होता है हिस्टीडीन, सेकंड है आपका आइसोल्यूसिन, ठीक है, इसके अलावा ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। ये इतने अमीनो एसिड होते हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखो, बात करते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड के, तो यहां पर आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन आपको देखने को मिलेगा। लास्टली अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो यहां पर आपको एलानिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन और सीरीन देखने को मिलता है। तो ये टोटल अमीनो एसिड है, और इनका अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियल अमीनो एसिड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकती है। एसेंशियल अमीनो एसिड को हमको बाहर से कंज्यूम करना ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। इस वजह से ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, यहां पर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमीनो एसिड, या आप कह सकते हो प्रोटीन की। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ेंगे प्रोटीन का डाइजेशन। क्लियर? अब देखो, प्रोटीन का जो आप फॉर्म कंज्यूम करते हो वो होता है आपका डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन देखो आपने माउथ के थ्रू कंज्यूम कर लिया। अब ये डाइटरी प्रोटीन देखो यहां पर आपको फोल्डेड फॉर्म में दिख रहा होगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 3D फॉर्म में ही अभी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है ये पहुंचता है स्टमक के पोर्शन में, क्योंकि माउथ में और ईसोफेगस में किसी भी टाइप का ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत करा सके। ठीक है, अब ये जैसे ही प्रोटीन का कंटेंट पहुंचता है स्टमक में, स्टमक की एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पीएच होता है नियर अबाउट 1.8 से 2 के आसपास। ठीक है, इतने लो पीएच के कंडीशन की वजह से और यहां पर कुछ एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से यहां पर प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन देखने को मिलता है। कैसे? देखो, सबसे पहली चीज तो यहां पर पीएच इतना कम है जिसकी वजह से इसका डीनेचुरेशन होगा। अब देखो, यहां तक तो ये फोल्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्टमक में पहुंचा अब ये यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अब ये सीधा हो गया है पूरा का पूरा। इससे पता चलता है कि इसका डीनेचुरेशन हो चुका है। डीनेचुरेशन होते ही अब यहां पर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है आपका पेप्सिन। और पेप्सिन को एक्ट करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच रेंज चाहिए होता है वो होता है नियर अबाउट 1.8 से 2 के आसपास। इस ऑप्टिमम पीएच रेंज पर पेप्सिन काम करता है, और यहीं पर इसको ब्रेक डाउन कराने की शुरुआत हो जाती है। प्रोटीन का सबसे पहला ब्रेक डाउन होता है आपके स्टमक में ड्यू टू द पेप्सिन। ठीक है, अब देखो यहां पर ब्रेक डाउन हो गया। अभी तक ये जो थ्रेड का फॉर्म पूरा कॉन्टिन्यूअस था, यहां से डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अभी ये डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सिंपली पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में ही है। काफी बड़ा है अभी भी। हाँ, डीनेचर्ड हो गया है, पहला ब्रेकडाउन इसका हो चुका है। आगे देखो, अब यहां पर पीएच हो जाता है ज्यादा। कितना हो जाता है? नियर अबाउट न्यूट्रलिटी 6 के आसपास का पीएच यहां पर हो जाता है इन द इनिशियल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डिओडेनम। अब यहां पर इसको इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में इंटेस्टाइनल जूस के पहले पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन मिलता है। पेनक्रियाज आपका ये है,
और ये पैनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में अलग अलग एंजाइम्स को सीक्रेट करता है इंटेस्टाइन के इनिशियल पोर्शन में। पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जरा इन पर गौर करते हैं। पैनक्रियाज में होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये जो आपके एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं, ये इस टूटे हुए प्रोटीन को फर्दर हाइड्रोलाइज कराएंगे, क्योंकि अभी भी वो पॉलीपेप्टाइड ही था ना जब स्टमक से आया था। तो अब इस पॉलीपेप्टाइड को हमको डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट भी तो करना होगा, उसके बाद भी उसको तोड़ना होगा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड के फॉर्म में। जब वो आ जाएगा तब जाकर के आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब देखो ये इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद अब वो कन्वर्ट होता है डाईपेप्टाइड में, ट्राईपेप्टाइड में, बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में आकर के कन्वर्ट होता है, यहां पर आता है। लेकिन अभी भी हमारा इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब तो कर नहीं सकता है, इसके लिए यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम सीक्रेट होता है अमीनोपेप्टाइडेज। अमीनोपेप्टाइडेज में अगर डाईपेप्टाइड को तोड़ना है तो एंजाइम का नाम होता है डाईपेप्टाइडेज। ऐसे ही ट्राईपेप्टाइड को तोड़ना है तो एंजाइम का नाम होता है ट्राईपेप्टाइडेजेस। ठीक है, वो इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करा देते हैं और मोनोमरिक फॉर्म ऑफ जो आपका अमीनो एसिड होता है उसमें कन्वर्ट करा देते हैं। वो जो मोनोमरिक फॉर्म है आपके इंटेस्टाइन में जाकर के आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहां पर आपने देखा कि प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन अब हो चुका है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक आप लोगों ने दो टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट कर लिया है। पहला था आपका कार्बोहाइड्रेट और सेकंड था आपका प्रोटीन। उसके बारे में जो मुख्य चीजें होती हैं वो आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है। आगे देखो हम लोग प्रोसीड करते हैं और आते हैं लिपिड्स की तरफ। लिपिड पे हम आते ही सबसे पहले समझते हैं कि लिपिड क्या होता है। तो लिपिड एक टाइप का इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है जो कि वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं शो करता है। इनसॉल्युबल है लेकिन किसके लिए, वाटर के लिए। अब देखो वाटर का नेचर कैसा होता है, वाटर होता है पोलर। ठीक है, पोलर चीज में कौन सी चीज इनसॉल्युबल हो सकती है, जो कि है नॉन पोलर। इससे हमको एक चीज पता चल गई कि लिपिड तो हमारा कैसा है, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर को अगर डिसॉल्व करना है, सॉल्युबलाइज करना है, तो आप उसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट को ढूंढ लो। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर कोई भी होगा तो इस नॉन पोलर फॉर्म को डिसॉल्व करा लेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल की बात करें तो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ईथर हो सकता है। इन सब में ये आराम से सॉल्युबलाइज हो सकता है। ठीक है, आप दो ऑयल को आपस में मिक्स करते हो तो दोनों ऑयल आपस में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, यही वजह होती है। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से ही हम ये समझेंगे कि लिपिड का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। लिपिड के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहले सिंपल लिपिड, उसके बाद आप देख रहे हो कंपाउंड लिपिड, और आप देख रहे हो थर्डली डिराइव्ड लिपिड। ये है आपका सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन। भाई इसका नाम सिंपल क्यों है, इसका नाम कंपाउंड क्यों है और इसका नाम डिराइव्ड क्यों है, इसको हम समझते हैं। सिंपल लिपिड इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल इसके पास है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपाउंड लिपिड के पास अलग क्या है, कंपाउंड लिपिड्स के पास क्या है, फैटी एसिड भी है, ग्लिसरॉल भी है एज इट इज, जैसा कि सिंपल लिपिड के फॉर्म पास था। लेकिन इसके पास इसके अलावा भी कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, सम अदर यूनिट्स भी होती हैं, उन्हीं यूनिट्स के बेसिस पे इसका नाम अलग अलग पड़ता है। ठीक है, कैसे, अभी उसको हम देखते हैं। डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, ये लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं और इनके भी अलग अलग एग्जांपल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, अब हम आगे आते हैं सिंपल लिपिड पर। सिंपल लिपिड को भी फर्दर यहां पर दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स और दूसरा होता है वैक्सेस। वैक्सेस जैसा कि आपको पता होगा कि जो हनी कॉम में हनी वैक्स होता है, बी वैक्स जिसको आप कहते हो, जिसका यूज किया जाता है ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट में एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, वो यहां पर आता है आपका वैक्सेस की कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी है आपकी ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं इनको भी अगर आप फर्दर क्लासीफाई करोगे तो इसमें होते हैं आपके ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो ये जो हमने अभी बताया कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है यानी सिंपल फॉर्म में रहता है, तो यही ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन कराता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इसको हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कंबाइन करा करके जिस भी कंपाउंड को फॉर्मेशन कराते हैं वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब देखो फैटी एसिड को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप की फैटी एसिड्स होती हैं। कैसे उसको क्लासीफाई करना है, तो यहां पर देखो इसका हम अलग अलग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड को भी अलग से क्लासीफाई करेंगे मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड में। अब देखो इनको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहां पर इसको अभी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं देखेंगे, एक दो स्लाइड्स बाद अपने आप वो आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की। कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कुछ अदर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट थे। कौन से अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड के केस में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ा है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें लेसिथिन में, सिफेलिन में,
तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड जुड़ा है, तो फॉस्फेट जो ग्रुप है आपका वो आपका अदर ग्रुप हो जाता है यहाँ पर। ग्लाइकोलिपिड के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट आकर के जुड़ते हैं, तो ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कराता है। ग्लाइकोलिपिड को भी फर्दर आप सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड में अलग से क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन फूड से इनका कोई लेना देना नहीं होता, इस वजह से हम लोग इसको फूड केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट हो जाते हैं। आगे देखो, डिराइव प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको स्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं, स्टेरॉल्स देखने को मिलते हैं और कैरोटिनॉइड्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली कैरोटिनॉइड तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये क्या होता है, एक टाइप का पिगमेंट होता है और ये प्रो विटामिन ए भी होता है, दैट इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, स्टेरॉल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेरॉल होते हैं, जैसे कि प्लांट के केस में अर्गोस्टेरॉल होता है, एनिमल्स के केस में यहां पर कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें तो जो आपका बाइल एसिड होता है या जितने टाइप के आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि फैट वाले हार्मोन्स होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स के केस में आते हैं। ये हो गया आपका एक फ्लो चार्ट, बेसिक फ्लो चार्ट, और आपने ये देखा कि कैसे हम लिपिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, जैसा कि हमने अभी बताया था कि लिपिड्स को क्लासिफाई करने के बाद ये जो आपके फैटी एसिड्स हैं, अभी आपने देखा था ना कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फिर हम फैटी एसिड को अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन फैटी एसिड को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं उनके बारे में अभी हम देखते हैं यहाँ पर। उससे पहले देखो, हम ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ट्राइग्लिसराइड में होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। देखो यहां पर एक चीज आप ध्यान दो, एक आपका क्या है, एसिड है, और एक क्या है आपका ऑल है, दैट इज क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, अब जब एसिड और एल्कोहल आपस में कंबाइन होते हैं तो यहां पर जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है एस्टर बॉन्ड। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पर बॉन्ड कौन सा होता है, तो आप बताओगे कि एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर होता है, क्योंकि एक एसिड और दूसरा एल्कोहल है, दोनों कंबाइन होकर के एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, आगे बात हो रही है कि फैटी एसिड को आप अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन। ऑब्वियसली शॉर्ट चेन फैटी एसिड अगर नाम रखे हो तो यहां पर 8 या 8 से कम कार्बन एटम होने चाहिए। ठीक है, मीडियम चेन अगर आप फैटी एसिड बोल रहे हो तो यहां पर 10 to 14 कार्बन एटम्स होने चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर 14 से ज्यादा हैं, 16 to 24 कार्बन एटम्स अगर आसपास हैं, तो यहां पर आप इसको रखते हो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की कैटेगरी में। ठीक है, अब हम बारी बारी से समझते हैं, इनके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड को। शॉर्ट चेन फैटी एसिड में देखो, आप अलग से यहां पर 3 कॉलम देख रहे हो। पहला कॉलम कह रहा है फैटी एसिड कौन सा है, नाम क्या है उसका। ठीक है, सेकंड कॉलम कह रहा है कि यहां पर जो कार्बन के एटम्स हैं वो कितने हैं और इनमें डबल बॉन्ड है तो कितना है, नहीं है तो कितना नहीं है। ठीक है, अकरेंस की यहां पर लास्ट में बात हो रही है, मतलब एग्जांपल की कहां पर ये सबके सब फैटी एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपली देखो, यहां पर सबसे पहला एग्जांपल है ब्यूटारिक एसिड का। ब्यूटारिक एसिड में अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन होता है। अभी हमने बताया था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 हो ही सकता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड में। ठीक है, 4 कार्बन यहां पर होता है और डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक भी नहीं होता है। ठीक है, अकरेंस की बात करें तो ये बटर में पाया जाता है और बटर से ही इसका नाम क्या पड़ा है, ब्यूटारिक एसिड पड़ा है। ठीक है, इनिशियल लेटर से इसके। ठीक है, आगे देखो, यहां पर बात हो रही है कैप्रोइक एसिड की। कैप्रोइक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर 6 कार्बन देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल होता है कोकोनट ऑयल एज वेल एज बटर। क्लियर। लास्टली देखो, यहां पर बात हो रही है शॉर्ट चेन फैटी एसिड की कैटेगरी में कैप्रिलिक एसिड। ये सब नाम आप थोड़ा सा ध्यान देना। कैप्रिलिक एसिड के केस में अगर आप देखोगे तो 6 कार्बन है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोकोनट ऑयल और बटर में अगेन ये वाला भी फैटी एसिड आपको देखने को मिलेगा। ये यहां पर क्लियर हुआ, शॉर्ट चेन फैटी एसिड समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, मीडियम चेन को देखेंगे, लॉन्ग चेन को देखेंगे, पूफा और मुफा क्या होता है उन सबको भी देखते हैं आगे। आगे देखो, यहां पर अब मीडियम चेन की हम यहां पर बात करते हैं। तो मीडियम चेन में अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कैप्रिक एसिड। कैप्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 0 होते हैं, और कार्बन एटम कितने हैं, 10 कार्बन एटम है टोटल। अगर इसकी बात करें तो अगेन कोकोनट ऑयल और बटर में देखने को मिलेगा। ऐसे ही लॉरिक एसिड जो होता है वो भी क्या होता है, मीडियम चेन में आता है। इसमें 12 कार्बन होता है, कोकोनट और बटर में ये भी देखने को मिलता है। मिरिस्टिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये 14 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगेन ये कोकोनट ऑयल और बटर में देखने को मिलेगा। भाई ये सब चीजें ना याद किए रहना आप लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले सकता है। ठीक है, कि कितना कार्बन एटम होता है, डबल बॉन्ड होता है या नहीं होता है, और कौन सी फैटी एसिड है ये। ठीक है, और किसके अंडर में आती है। लास्टली बात करते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के बारे में।
लॉन्ग चेन में देखो यहां पर आपको मिलेगा पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में देखोगे कि 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ज्यादातर वेजिटेबल और एनिमल फैट में ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ देखो स्टेरिक एसिड है। स्टेरिक एसिड की अगर हम बात करें तो 18 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। बहुत सारी वेजिटेबल में, एनिमल फैट्स में, कोकोआ बटर में, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल में ये देखने को मिलता है। लास्टली देखो यहां पर बात हो रही है एरेकिडिक एसिड की, तो ये देखने को मिलेगा आपको, इसके पास 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। बटर में, लार्ड में देखने को मिलेगा और पीनट ऑयल में देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें याद ही करने जैसी सारी चीजें हैं, रटने जैसी ही हैं, यहां पर समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो आपको भी रोट मेमोराइज कर लेना है एज इट इज। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो अभी तक तो आप लोगों ने यहां पर जो भी फैटी एसिड्स देखी ज्यादातर वो सैचुरेटेड थी। सैचुरेटेड का सेंस क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि वहां पर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड आप लगा सकते हो सब लगा सकते हो, जितने भी हाइड्रोजन आप लगा सकते हो मैक्सिमम उन सारे हाइड्रोजन को आप वहां पर लगा सकते हो। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि भैया हाइड्रोजन हट चुका है और डबल बॉन्ड आकर के लग चुका है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो जिस भी स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। जब तक वहां पर डबल बॉन्ड नहीं है तो वहां पर सैचुरेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में भी तो हम यहां पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, किसी एक पोजीशन पर आकर के डबल बॉन्ड लगा है, तो वो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, लेकिन दो या दो से ज्यादा पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड आकर के लगे हुए हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो आप उसको रखोगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड की। तो यहां पर आपको जो सबसे मुख्य एग्जांपल को याद रखना है तो वो है ओलिक एसिड। इससे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बारी बारी से समझ लेते हैं, वन बाई वन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ओलिक एसिड का। ठीक है, देखो यहां पर भी इसको भी हम यहां पर क्लासिफाई कर देते हैं सिस फॉर्म में एज वेल एज ट्रांस फॉर्म में। सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, अब इस पर जो भी हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन होगा, भाई इस वाले कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, क्योंकि इसके पास अभी 3 बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन आप लगा सकते हो। सपोज दैट दोनों में हाइड्रोजन एक ही साइड में हो गया तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, लेकिन सपोज दैट अभी आपने क्या किया यहां पर, कि एक के पास तो हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन बिलो द प्लेन है, लेकिन एक में आपने ऊपर की तरफ हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, तो अभी यहां पर क्या हो गया, अब ये हो गया है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आपके हो सकते हैं किसी भी टाइप की अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड है तभी यहां पर ट्रांस और सिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन की। पाल्मिटोलिक एसिड यहां पर आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगा। देखो यहां पर हर जगह नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में आपको 1 1 1 1 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड है। नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो यहां पर पाल्मिटोलेइक एसिड के केस में 16 नंबर ऑफ कार्बन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अकरेंस की बात करें तो ऑलिव ऑयल में, फिश ऑयल में, बीफ फैट में आपको देखने को मिलता है। ओलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके केस में 18 कार्बन होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। एग्जांपल होते हैं ऑलिव ऑयल, कनेला ऑयल और नट्स एज वेल एज एवोकेडो। इर्यूसिक एसिड, इर्यूसिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर 22 कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है। एग्जांपल अगेन यहां पर रेपिसीड ऑयल, कैनोला ऑयल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाले की भी बात कर लेते हैं। तो ट्रांस में आपको इलाइडिक एसिड और वैक्सीनिक एसिड, दो एसिड आपको देखने को मिलती हैं, ऑब्वियसली फैटी एसिड। यहां पर अगर आप बात करोगे नंबर ऑफ कार्बन की तो इलाइडिक एसिड के केस में आपको 18 कार्बन देखने को मिलता है, वैक्सीनिक एसिड के केस में आपको भी 18 कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके एग्जांपल की बात करें अकरेंस की, तो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल में इलाइडिक एसिड देखने को मिलेगा, बटर फैट में, मीट में आपको वैक्सीनिक एसिड देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर बात हो रही है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज्यादा बार फैटी एसिड से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज पूफा। ठीक है, अब यहां पर आपको जितने भी एग्जांपल दिख रहे हैं ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए, ये कंपल्शन है। ठीक है, बारी बारी से समझते हैं इन सबको। देखो सबसे पहले हम समझते हैं लिनोलिक एसिड को, जिसको आप बोलते हो LA शॉर्ट में। ठीक है, कार्बन एटम और डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है 18, दो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर आपको N6 या ओमेगा 6 का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा।
N6 या ओमेगा 6 अगर कहीं पर लिखा हुआ है, N3 या ओमेगा 3 अगर कहीं पर लिखा हुआ है, और N2 या ओमेगा 2 कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो भी आपका यहां पर फैटी एसिड होता है, उसके पास एक होता है मिथाइल एंड, मतलब एंड पर एक जगह पर उसके मिथाइल लगा हुआ होता है, CH3 लगा हुआ होता है। उस मिथाइल एंड से जिस पोजीशन पर पहला डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, उसी के बेसिस पर यहां पर इसका N6 और N3 नाम रखा जाता है। इनके केस में क्या है कि मिथाइल एंड से पहला डबल बॉन्ड जो हो रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, वो है छठे पोजीशन पर। इसकी वजह से इनको N6 या ओमेगा 6 बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप अल्फा लिनोलेनिक एसिड के केस में देखोगे, ALA के केस में देखोगे, तो यहां पर मिथाइल एंड से थर्ड कार्बन पर पहला डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस वजह से इसको ओमेगा 3 या N3 के फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर है। लिनोलिक एसिड की अगर हम बात करें तो अकरेंस में आप देखोगे वेजिटेबल में, सीड ऑयल में और नट्स और सीड्स में देखने को मिलेंगे। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, इसको हम बोलते हैं ALA। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर 18 कार्बन होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा वेजिटेबल सीड ऑयल में, सोयाबीन में और वॉलनट में, फ्लैक्स सीड में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अकरेंस से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके लिए कहीं से भी आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, हर जगह से क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखो यहां पर बात हो रही है एराकिडोनिक एसिड की। एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, यहां पर 4 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अगेन ये ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एनिमल फैट, लार्ड, मीट और पोल्ट्री इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे देखो बात हो रही है इकोसा पेंटेनोइक एसिड की, जो कि है EPA, ठीक है। इकोसा पेंटेनोइक एसिड जो होता है, ये होता है 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और यहां पर 5 डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ये है एक टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड। एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो फिश ऑयल में, शेल फिश में और एल्गी में ये आपको देखने को मिल जाएगा। लास्टली देखो यहां पर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका DHA, दैट इज डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड। डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड की अगर बात करोगे तो इसमें 22 कार्बन होते हैं, 6 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा और पहला डबल बॉन्ड आपको मिथाइल एंड से थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलेगा, इस वजह से ये होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो फिश ऑयल, शेल फिश और एल्गी में ये देखने को आपको मिल जाएगा। क्लियर है। ये हो गया आपका पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं थोड़ा सा फैटी एसिड का, या आप कह सकते हो लिपिड या फैट का, हम यहां पर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। डाइजेशन की अगर हम बात करें, डाइजेशन ऑफ फैट की, तो सबसे पहले इसका डाइजेशन शुरू कहां से होता है, मतलब कौन सा साइट ऑफ एक्शन होता है जहां पर एंजाइम आता है सबसे पहले हमारी बॉडी में। दूसरी चीज, कौन सा एंजाइम होता है ये, इसका नाम क्या होता है। तीसरी चीज, इसका सिक्रेशन कहां से होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर जो डाइजेशन होता है लिपिड का, वो होता है हमारे माउथ में। थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा है, ठीक है। माउथ में कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, तो ये होता है आपका लिंगुअल लाइपेज के थ्रू। लिंगुअल वर्ड जहां भी आ जाए आप समझ लेना कि यहां पर टंग से रिलेटेड कोई बात चल रही है। अब देखो ये जो आपका एंजाइम है ये सीक्रेट होता है टंग से, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज की मदद से यहां पर सबसे पहले डाइजेशन की शुरुआत होती है लिपिड की, और वो होती है हमारे माउथ में। लेकिन अगेन आपको पता है कि हमारे माउथ में ज्यादा देर के लिए हमारा जो फूड होता है वो नहीं होता है। जैसे ही हमने मेस्टिकेशन किया वैसे ही हम इसको स्वेलो कर लेते हैं, तो इस वजह से यहां पर बहुत ज्यादा फैट का डाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। आगे देखो बात हो रही है अब सेकंड यहां पर साइट ऑफ एक्शन की, तो जो है आपका स्टमक। स्टमक के केस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज यहां पर वर्क करेगा और इसका जो सिक्रेशन होता है वो होता है खुद ब खुद स्टमक से ही। लास्टली देखो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये साइट ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलेगा, और कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। ये सीक्रेट होता है आपका पैनक्रियास से, और ये आपका होता है ऑर्गन जहां से इसका सिक्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखो यहां पर क्या बात हो रही है कि एज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस, मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस के ही पार्ट में अगर हम देखें, लीवर जो होता है ये बाइल को बनाने का काम करता है। ये बाइल क्या चीज होती है, देखो बाइल क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि नेचुरल इमल्सिफायर होता है। हमारी बॉडी इसको बनाती है ताकि ये क्या करे कि फैट को जाने के बाद इमल्सिफाई करा दे हमारे जो इनिशियल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज डिओडेनम में, ठीक है। बाइल को बनाने का काम तो लीवर ने किया, बाइल को स्टोर करने का काम करता है हमारा गॉल ब्लैडर। एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब जरूरत पड़ती है, जब भी आपके बॉडी में आप फैट का कंजम्पशन करते हो, तो गॉल ब्लैडर से ही बाइल सीक्रेट होकर के आता है और फैट को इमल्सिफाई कराता है। ये चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन फैट इमल्सिफाई कराने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है।
फैट इमल्सिफाई कराने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने वाले ये जो आपने एंजाइम्स की बात की ना, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर एक्ट कर पाते हैं। और अगर कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर एक्ट कर रही है और उसको आपको डाइजेस्ट भी कराना है, तो अच्छा सा तरीका यही हो सकता है कि उसका सरफेस एरिया ही बढ़ा दो। तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, छोटे छोटे से फैट के ड्रॉपलेट्स में ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये अच्छे से डाइजेस्ट हो पाते हैं। क्लियर हुई ये सारी चीजें? वही बताया जा रहा है यहां पर। आगे देखो, यहां पर बात हो रही है कि बाइल जो होता है वो कैसे इमल्सिफायर का काम करता है। भाई कोई भी चीज अगर इमल्सिफायर का काम कर रही है तो वो दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करने का काम कर रही है। एक नॉन पोलर होगा और दूसरा पोलर होगा। तो यहां पर जो वाटर या जितने भी पोलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको, और जो आपका फैट होता है दैट इज नॉन पोलर कंपोनेंट, इनको आपस में मिक्स कराने का काम बाइल करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब इसके पास दोनों एंड होना चाहिए अगर इनको दोनों को आपस में अटैच करके रखना है तो। हाइड्रोफिलिक एंड भी होना चाहिए जिससे कि ये पानी को अटैच करके रखे, ठीक है, वाटर को। इसके साथ साथ इसके पास हाइड्रोफोबिक एंड भी होना चाहिए जिससे कि ये फैट को अपने साथ अटैच करके रखे। दोनों एंड होंगे तो दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में मिसिबल रहेंगे, ठीक है, इमिसिबल नहीं हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे ऑब्वियसली। आगे देखो बात हो रही है द रिजल्ट इज दैट, इसका रिजल्ट ये होता है कि ये अच्छे से इमल्सिफाई कराता है इसको, फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, और यही तो हमको चाहिए था। फैट का ग्लोब्यूल जैसे ही छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, अब इसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये सब के सब एंजाइम्स आसानी से इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखो, अभी तक आपने यहां पर तीन चीजों को पढ़ लिया और तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे आपके। पहला था आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन और तीसरा था आपका लिपिड। ठीक है, अब हम यहां पर प्रोसीड करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपको दो चीजें पढ़नी होती हैं, पहला होता है आपका विटामिन्स और दूसरा है मिनरल्स। और जैसा कि हमने यहां पर आपको पहली ही स्लाइड में बता दिया था कि विटामिन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 2 ऑफ जेपीएससी 2016 में। ठीक है, तो इस पर हमको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। इसको हमने क्या किया है कि टेबुलेटेड फॉर्म में लेकर के आए हैं हम। इसका जो मेन डेटा होता है जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम टेबल्स के फॉर्म में लाए हैं आपके सामने, और उसको यहां पर बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, आगे जाने से पहले यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है कैसे आप याद कर सकते हो कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल के केस में आपको WBC एक ट्रिक याद रखनी है। W फॉर वाटर, B एंड C दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी। यानी केवल दो ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक है आपका विटामिन बी और एक है विटामिन सी। ठीक है, बाकी सबके सब ADE ये सब के सब होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। क्लियर? अब देखो यहां पर जो कॉलम आपको देखने को मिलेगा आगे जब आप विटामिन को पढ़ोगे तो यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला कॉलम जो होगा वो आपको बताएगा कि कौन सा विटामिन है। सेकंड कॉलम आपसे डिस्कस करेगा कि केमिकल नेम क्या है इस विटामिन का। थर्ड कॉलम आपसे डिस्कस करेगा कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसऑर्डर हो जाते हैं, कौन सी डिजीज हो जाती है। फोर्थ कॉलम यहां पर कहेगा कि इसका सोर्स क्या होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं विटामिन ए से जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी का सबसे पहला विटामिन है। यहां पर इसके केमिकल नेमिंग की बात करें तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। ऑब्वियसली ऑल लगा है तो ये एक टाइप का अल्कोहल नेचर का कंपाउंड है। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई हमारे बॉडी में तो इससे कौन सी डिजीज हो सकती है। इसकी डेफिशिएंसी हुई तो पहली चीज तो नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब शाम के समय में कम दिखना, क्योंकि जो रॉड सेल्स होती हैं वो यहां पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ऑब्वियसली। इसके साथ साथ यहां पर आपको जीरोप्थैल्मिया और जीरोडर्मा देखने को मिल रहा है। तो जीरो वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है ड्राइनेस। जीरोप्थैल्मिया का मतलब होता है, ऑप्थैल्मिया का मतलब होता है आईज, यानी आईज में ड्राइनेस हो जाती है। अगर आईज में ड्राइनेस हो गई तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ अल्सर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अलग अलग टाइप की जीरोसिस हो सकती है। कॉर्निया में हुआ तो कॉर्नियल जीरोसिस हो जाएगा। ठीक है, अल्सर हुआ तो कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा। ठीक है, तो आई से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जीरोडर्मा का क्या मतलब है? जीरोडर्मा का मतलब है कि स्किन जो है आपकी वहां पर ड्राइनेस हो गई है। अगर स्किन पर एक्सट्रीम ड्राइनेस होने लगी तो जो स्किन होती है वो बहुत ही स्केली हो जाती है। स्केली स्किन जो होता है वो भी डिसऑर्डर होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की। सोर्सेज में देखो यहां पर बात हो रही है डेयरी, एग्स। डेयरी और एग तो आपके हो जाएंगे प्योर जो सोर्सेज होते हैं जो कि रेटिनॉल एज इट इज पाया जाता है जिनमें। प्लांट सोर्सेज की अगर आप बात करोगे तो जो आपके वेजीज होते हैं येलो ऑरेंज और फ्रूट्स, येलो ऑरेंज और रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं। इसके साथ आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं ये सब के सब जो होते हैं इनमें कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है।
और ये जो आपका कैरोटीन होता है उसमें भी अलग अलग टाइप के कैरोटीन होते हैं, खास करके जो बीटा कैरोटीन होता है वो होता है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, आगे देखो सेकंड विटामिन की बात करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ये है आपका कैल्सीफेरॉल। इसमें अगर आप देखोगे तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया होता है बड़ों में, एडल्ट्स में। अंतर क्या है दोनों में, और रिकेट्स क्या है, ऑस्टियोमलेशिया क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। रिकेट्स में क्या होता है बेसिकली कि जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा उनमें हो जाते हैं। बोन्स जो होती हैं उनका डिफॉर्मिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है उसमें विटामिन डी की कमी हुई तो हो सकता है कि उसका जो नीचे का शेप है बोन्स का वो बो शेप का हो जाए, या फिर उसके नॉक नीज हो जाएं, मतलब आपस में नीज टकराने लग जाएं। तो ये होता है रिकेट्स के केस में। ऑस्टियोमलेशिया के केस में क्या होता है कि जो एडल्ट्स होते हैं, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अगर विटामिन डी की कमी हुई उस केस में उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं। अगर हल्का सा भी वो गिर गए या हल्की सी भी चोट लगी तो उनकी हड्डियां क्रैक कर सकती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सोर्सेज की। तो कॉड लिवर ऑयल इसका बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और जितने भी आपके सी फूड्स होते हैं, ऑयस्टर्स वगैरह होते हैं, वो भी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं इसके। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी कमी से अर्ली एजिंग हो सकती है और हीमोलिसिस के चांसेस भी हो सकते हैं, यानी रप्चर ऑफ आरबीसी भी देखने को मिल सकती है। इसके सोर्सेज की बात करें तो सबसे बढ़िया सोर्स इसका होता है व्हीट जर्म ऑयल। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हीट जर्म ऑयल किस चीज का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है, तो ये होता है विटामिन ई का। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल और डिफरेंट काइंड ऑफ अदर ऑयल में भी विटामिन ई देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। इसकी डेफिशिएंसी से आपको इंटरनल हैमरेज जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ब्लीडिंग रुके ही ना, कॉन्टिन्यूअसली ब्लीडिंग होती ही रहे, क्योंकि ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, इंटरनल ब्लड को क्लॉट कराने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड का क्लॉट नहीं होगा और हैमरेज जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मीट इसका बहुत ही अच्छा सोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अभी तक तो आपने देखा फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये जो आपके सामने टेबल आ गई है ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन की। और वाटर सॉल्युबल विटामिन की भी कैटेगरी में आपके दो विटामिन आते हैं, पहला है आपका बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है विटामिन सी। ये बी कॉम्प्लेक्स जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपको हर बार किसी ना किसी टाइप के एग्जाम में जो कि फूड से रिलेटेड होता है उसमें देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखो यहां पर हम शुरुआत करते हैं विटामिन बी1 से। बी1 की अगर हम केमिकल नेमिंग की बात करें तो इसका नाम होता है थायामिन। थायामिन की अगर हम बात करें कि इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इससे आपको क्या होगा, इससे होगा बेरी बेरी। बेरी बेरी भी डिफरेंट काइंड ऑफ बेरी बेरी देखने को मिल सकता है। इसमें एक होता है इन्फेंटाइल बेरी बेरी, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बेरी बेरी हो जाता है। सेकेंड यहां पर होता है वेट बेरी बेरी। ये जो डिजीज होती है ये कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर होती है। इसके अलावा यहां पर होता है ड्राई बेरी बेरी, ये होता है एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो तीन टाइप की बेरी बेरी आपको देखने को मिल सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहां पर सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन बी1 के, और पारबॉइल्ड राइस एज वेल एज जो मिलेट्स होते हैं वो अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन बी1 के। बात करें अगर हम विटामिन बी2 की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम होता है। डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर की बात करें तो दो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, एक है चिलोसिस और दूसरा है ग्लोसाइटिस। चिलोसिस क्या होता है, यहां पर जो आपके लिप्स होते हैं उसकी ड्राइनेस हो जाती है, उस पर अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, और यही ड्राइनेस और अल्सर अगर कॉर्नर्स ऑफ द लिप पर हो रहा है तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एफएसएससीआई ने पूछ रखा है। ठीक है, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस एज वेल एज चिलोसिस आर द सेम डिसऑर्डर, अंतर बस इतना है कि पोजीशन अलग अलग जगह होती है दोनों की। ग्लोसाइटिस की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी टंग होती है उस पर रेड कलर के पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। इसके हम सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहां पर लीवर की जो शीप का जो लीवर होता है उसमें, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें इसका अच्छा सोर्स देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं विटामिन बी3 की, दैट इज नायासिन। इसको अगर नायासिन ना लिख करके निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड भी लिखा हुआ है तो आपको सही मान लेना है, क्योंकि वो भी इसके नाम होते हैं। आगे इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है उसकी बात करें तो यहां पर होता है आपको पेलेग्रा। पेलेग्रा को हम लोग 3D या कभी कभी 4D डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर 4D है इसके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, पहला डी होता है आपका डायरिया, अगेन सेकेंड होता है डिमेंशिया, थर्ड होता है डर्मेटाइटिस, और फोर्थ होता है यहां पर डेथ। ठीक है,
तो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है? डायरिया में क्या होता है कि बाउल मूवमेंट बहुत ही तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है इंसान को। सेकंड है आपका डिमेंशिया, उसमें मेमोरी लॉस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। थर्ड है आपका डर्मेटाइटिस, यानी स्किन से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और अगर ये डिजीज जो है वो कॉन्टिन्यूअली सर्वाइव कर गई, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका पेशेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से जल्दी जो इसकी कमी होती है, अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हो, विटामिन B3 का अच्छा कंजम्पशन कर लेते हो, तब तो ये ठीक हो जाएगी। नहीं तो लास्टली यहां पर डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स में, इसलिए 4th D जो है वो है आपका डेथ। आगे देखो यहां पर सोर्सेज की बात करें तो यहां पर आपको ग्राउंड नट, गार्डन क्रेस ग्रास, इसके अच्छे सोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आगे देखो यहां पर बात हो रही है विटामिन B5 के बारे में, तो इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। बात करें इससे होने वाले डिसऑर्डर की, तो ये होता है आपका बर्निंग फीट सिंड्रोम, जहां पर जो फीट का एरिया होता है उसमें बहुत ज्यादा नंबनेस जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके हम सोर्सेज की बात करें तो लिवर, किडनी और एग यॉक जो होता है ये इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं विटामिन B6 पर। देखो ये जो विटामिन है ना, बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में विटामिन B6 से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी विटामिन से नहीं पूछा गया है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इससे बना है वो बना है इसके केमिकल नेमिंग से रिलेटेड। जितनी बार भी विटामिन B6 से क्वेश्चन आया है उतनी बार इसका केमिकल नेम ही ज्यादातर पूछा गया है। तो ये आपको रट लेना है कि विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है। रटना तो खैर सभी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा गया है। बात करें इससे होने वाले डिसऑर्डर की, तो यहां पर आपको डिप्रेशन, कंफ्यूजन, कन्वल्जन्स ये सब देखने को मिलता है। कन्वल्जन का मतलब होता है दौरे पड़ना, डिप्रेशन और कंफ्यूजन तो आप जानते ही हो, ठीक है। आगे इसके सोर्सेज की बात करें तो लिवर, मीट, फिश और पोल्ट्री इसके बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। आगे देखो हम प्रोसीड करते हैं विटामिन B7 की तरफ, और इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। बायोटिन की अगर हम बात करें, इसकी डेफिशिएंसी अगर आपको हो गई तो यहां पर होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया का क्या मतलब है? यहां पर जो हेयर होता है उसके लॉसेस होने लगते हैं, बहुत ही तेजी से हेयर लॉस होता है ऐसे पेशेंट्स में। आगे होता है नेल से रिलेटेड डिसऑर्डर, और आपकी स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी ऐसी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। बात करें इसके सोर्सेज की, तो लीवर, सोयाबीन और एग यॉक इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं B9 की। B9 जो है इसको हम फोलिक एसिड कहते हैं। हाँ, B7 की अगर हम बात करें तो बायोटिन के सिवाय इसको हम विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विटामिन H कहते क्यों है? क्योंकि H फॉर हार एंड हॉट, ये दो वर्ड होते हैं जो कि दोनों जर्मन वर्ड हैं। एक का मतलब होता है नेल और दूसरे का मतलब होता है स्किन, ठीक है। एक का मतलब हेयर होता है और दूसरे का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो यही वर्ड की वजह से यहां पर इसको विटामिन H बोला जाता है। हाँ, हम बात कर रहे थे विटामिन B9 की, जिसका नाम होता है फोलिक एसिड। इसको हम फोलेट भी बोलते हैं, फोलेसिन भी बोलते हैं। इसके अगर होने वाले डिसऑर्डर की बात करें तो यहां पर आपको होगा एनीमिया, दैट इज मैक्रोसिटिक एनीमिया। यहां पर जो आरबीसी की शेप होती है वो नॉर्मल शेप से ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस कंडीशन में अगर आप ग्रीन्स और लीवर का कंजम्पशन करते हो तो ये जो इसकी कमी होती है वो फुलफिल हो जाएगी, और ऐसी डिजीजेस से आप यहां पर बच सकते हो। आगे देखो यहां पर बात हो रही है विटामिन B12 की, जिसका केमिकल नेम होता है कोबालामिन। अलग अलग टाइप के कोबालामिन आपको पढ़ने होते हैं, साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सीकोबालामिन। वो डिपेंड करता है कि वहां पर जो मेन ग्रुप लगा है वो कौन सा लगा है। बात करें अगर इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका साइनोकोबालामिन। इसके कमी से होने वाली डिजीज जो होती है वो होती है पर्नीशियस एनीमिया। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी टाइप के वेजिटेरियन डाइट में ये विटामिन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जहां पर भी आपकी प्रेजेंस रहेगी तो ये देखने को मिलेगी डेयरी प्रोडक्ट में, फिश में, एग में और लीवर में, ठीक है। यानी जो वीगन लोग होते हैं उनमें इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। सबसे लास्ट विटामिन जो आता है आपका यहां पर वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में, वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर जो है वो है स्कर्वी और पिटेची, ठीक है। इसकी जो डिसऑर्डर्स हैं यहां पर हैं स्कर्वी और पिटेची। और यहां पर इसके सोर्सेज की बात करें तो आपको जो आंवला होता है, दैट इज इंडियन गूसबेरी, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छा सोर्स कोई भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा गुआवा में, ग्रीन चिली में अच्छा खासा विटामिन देखने को मिलता है, और सिट्रस फ्रूट में तो होता ही होता है। यहां पर आपके टोटल जितने भी विटामिन होते हैं वो सब के सब एंड हो चुके हैं। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस है कि इन्हीं टेबल्स में ही आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है आपका, ये है मिनरल्स। मिनरल्स में भी हम देखो मिनरल को भी दो टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। पहला टाइप आपको देखने को मिलेगा मैक्रो मिनरल्स, और दूसरा होता है माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स इसका नाम क्यों पड़ा है, इसकी अगर हम बात करें तो ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में इनकी जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ रही है ज्यादा अमाउंट में? क्योंकि हमारी बॉडी में
इनका कंपोजिशन भी ज्यादा है, हमारी बॉडी इन्हीं से ज्यादातर मिलकर के बनी हुई है। अब देखो कितनी जरूरत पड़ती है और कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये क्लासिफाई कर सकें कि कौन सा मिनरल मैक्रो मिनरल है और कौन सा मिनरल माइक्रो मिनरल है। तो देखो यहां पर ऐसे मिनरल जिनकी रिक्वायरमेंट मोर देन 100 mg पर डे होती है वो होते हैं मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, अब देखो यहां पर भी आपको 3 कॉलम देखने को मिलेगा। पहला कॉलम है यहां पर आपका मिनरल्स का कि कौन से मिनरल्स हैं जिनको हम मैक्रो मिनरल्स में क्लासिफाई किए हैं। सेकंड कॉलम बता रहा है कि इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है। थर्ड कॉलम कह रहा है कि इनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मिनरल की बात करें तो यह है आपका कैल्शियम। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी का 39% ऑफ टोटल मिनरल कंटेंट जो होता है वो अकेले कैल्शियम से यहां पर आपका कंसिस्ट होता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर जो है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है बोन्स में। जनरली ये महिलाओं में डिजीज देखने को मिलती है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहां पर जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं एज वेल एज मिलेट्स में जो रागी होता है वो इसका बेस्ट सोर्स होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ सिसमे सीड्स जो होती हैं आप नोट डाउन कर लेना, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, सिसमे सीड्स जिसको आप सफेद तिल भी बोलते हो वो सबसे अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। आगे देखो यहां पर बात हो रही है फास्फोरस की। फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम के बाद प्रेजेंट होने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट वाला मिनरल होता है हमारी बॉडी में। इसकी अगर हम बात करें इसके डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर की तो बोन और जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है इसकी कमी से। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट, मीट, एग और सी फूड इसके बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं। थर्ड देखो यहां पर आता है मैग्नीशियम आपका। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन का मतलब है कि प्रॉपरली आपका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो यहां पर काम नहीं करेगा। न्यूरॉन्स में आपस में जो एक कनेक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। और इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं वो और सीरियल्स होते हैं वो इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। आगे देखो यहां पर बात हो रही है सोडियम की। सोडियम भी एक टाइप का मैक्रो मिनरल ही है। इसकी कमी से हमारे शरीर में फैटीग होता है, वीकनेस होता है, हेडेक होता है। देखो इसकी जनरली कमी हमको कभी होती ही नहीं है क्योंकि इसका जो सोर्स होता है ना वो होता है कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट तो हम लोग रोज खाते ही खाते हैं। इसकी कमी हमको जल्दी होती ही नहीं है। हाँ, बट किस केस में कमी होती है? एक्सेसिव अगर आपको स्वेटिंग हो रही है उस केस में आपको इसकी कमी हो सकती है। एक्सेसिव अगर आपको मोशंस हो रहे हैं उस केस में आपको इसकी कमी हो सकती है। इसीलिए उस केस में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉल जैसी चीजों को कंज्यूम करो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपको एज इट इज दे दिए जाते हैं, सोडियम के फॉर्म में, पोटेशियम के फॉर्म में, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो यहां पर सोर्सेज में कॉमन सॉल्ट के अलावा स्पिनच और सेलेरी भी इसका अच्छा सोर्स होता है। अगला है आपका पोटेशियम। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से मसल में और हार्ट में आपको डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो फ्रूट, वेजिटेबल और लेग्यूम एज वेल एज नट्स इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। आगे देखो बात हो रही है क्लोरीन की। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से फैटीग और वीकनेस हो सकता है, और ये भी अगेन कॉमन सॉल्ट में पाया जाता है क्योंकि कॉमन सॉल्ट में दो चीजें होती है ना, NaCl। तो Na मतलब यहां हो गया सोडियम, Cl मतलब हो गया क्लोराइड। लास्ट जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो होता है सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें यहां पर तो इसकी कमी से यहां पर रेनल सिस्टीन कैलिकुलाई का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब किडनी स्टोन का फॉर्मेशन बेसिकली हो सकता है। बात करें इसके सोर्सेज की तो मीट, एग और मिल्क इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। अभी देखो यहां पर जो याद करने की चीज है और ध्यान देने की चीज है वो ये है कि मैक्रो मिनरल्स सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं। गिनो आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, टोटल सिर्फ और सिर्फ 7 मैक्रो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मोर देन 100 mg पर डे की जरूरत पड़ती है जिनको। ठीक है, अब आगे चलते हैं और माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं उनको देखते हैं और उनका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होता है उसको देखते हैं। आगे देखो यहां पर माइक्रो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में लेस देन 20 mg पर डे, मतलब इनकी जरूरत हमको 20 mg पर डे से भी कम होती है। यहां पर भी आप 3 कॉलम देख रहे होंगे। अब देखो यहां पर बहुत सारे मिनरल आएंगे, यहां पर कोई भी गिनती नहीं होती है क्योंकि माइक्रो मिनरल्स तो आप कंज्यूम कर ही सकते हो, बहुत ही कम अमाउंट में आपके बॉडी में चाहिए होते हैं और इनकी बहुत सारी मतलब आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल्स। लेकिन हम यहां पर उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर के आए हैं जिनके बारे में स्टडी हुई है, जिनके बारे में अभी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, उनको हम यहां पर लेकर के नहीं आए हैं। सबसे पहले देखो बात हो रही है आयरन की, और आयरन ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी इंडिया में सबसे ज्यादा है। और इसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है? इसकी डेफिशिएंसी से होता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब देखो एनीमिया तो सबको पता होता है, लेकिन एनीमिया के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है? जो कलर है ना आरबीसी का
वो फेड हो रहा है, मतलब जो इंटेंस रेड कलर होना चाहिए वो कम हो रहा है, उसकी रेडनेस कम हो रही है। माइक्रोसिटिक का मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सिटिक का मतलब होता है साइट मतलब सेल। यहां पर जो आरबीसी की शेप है वो छोटी होती जा रही है। क्लियर? इसकी वजह से यहां पर एनीमिया जैसी कंडीशन बन रही है। क्लियर है? अब देखो इसके सोर्सेस क्या होते हैं, तो ग्रीन्स इसके बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं, जैगरी, जैगरी इसका अच्छा सोर्स होता है, पर्ल मिलेट, रेड मीट इसके अच्छे सोर्सेस होते हैं ऑब्वियसली। बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। गॉइटर इसलिए होता है क्योंकि जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गॉइटर जैसी डिजीज होती है, और ये यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है आयोडीन से। आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है आयोडाइज सॉल्ट में, जो कि एक टाइप का फोर्टिफाइड सॉल्ट है, और इंडिया में आयोडाइज सॉल्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है। आगे बात करते हैं हम कॉपर की, तो कॉपर के केस में अगर हम बात करें तो यहां आपको दो डिजीज देखने को मिलेगी, विल्सन्स डिजीज और स्लो ग्रोथ मतलब स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, इसके सोर्सेज की अगर आप बात करोगे तो सी फूड और नट्स इसके बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। और सी फूड आपको ध्यान देना, यहां पर स्पेशली जो ऑयस्टर होता है, प्रॉन होता है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किसका? कॉपर का। ठीक है, आगे बात हो रही है यहां पर फ्लोरीन की। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो जितने भी अभी तक आपने मिनरल्स को देखा सबकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर हो रहा था, लेकिन फ्लोराइड के केस में ऐसा नहीं है। फ्लोराइड में क्या होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी से आपको डिसऑर्डर देखने को मिलता है, मतलब ये हमारे बॉडी में जब हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब हमको इससे डिजीज होगी, इसकी कमी से हमको डिजीज नहीं होती है। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो इससे हमको कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, तो डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस देखने को मिलती है। डेंटल फ्लोरोसिस में क्या होता है कि हमारे जो टीथ्स होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ येलोनेस या ब्लैकिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मॉटलिंग ऑफ टीथ होने लगती है बेसिकली। स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है कि हमारे जो बोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जो नीचे का हमारा जॉइंट होता है नी जॉइंट, या तो यहां पर नॉक नी होने लगेगा या तो बो शेप नी हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, अब देखो इसको ये होता क्यों है, हमको इसकी टॉक्सिसिटी हो कहां से रही है? क्या ऐसा है कि किसी फूड में पाया जा रहा है फ्लोराइड बहुत ज्यादा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लोराइड का कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा पाया जाता है, खास करके कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया में, अगर हम बात करें तो राजस्थान का कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां पर फ्लोराइड बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और अगर उसको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेगा कोई भी तो उसको इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आगे बात हो रही है जिंक की, तो जिंक की कमी से होता है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, एज वेल एज यहां पर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। कोविड में बहुत लोगों को याद होगा कि जिंक की कैप्सूल्स यहां पर दी जा रही थी, जिंक की टैबलेट सॉरी दी जा रही थी। क्यों दी जा रही थी? क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो सके। जिंक और विटामिन सी ये दोनों जो होते हैं, दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करने का काम करते हैं। अब देखो इसके सोर्सेज की बात करें तो मीट, पोल्ट्री, एग और डेयरी प्रोडक्ट इसके बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं। आगे बात हो रही है क्रोमियम की। क्रोमियम की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट, क्योंकि क्रोमियम ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो ईस्ट, ऑयस्टर, लीवर और पोटैटो इसके बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट का। आशा यही करते हैं कि जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की उसको आप रिवाइज करोगे, और हो सकता है कि इससे अपकमिंग जो आपका जेपीएससी का 27 का एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।